स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी, रीबर्थ ऑफ अ लेजेंड, द गर्ल हु बिकेम अ सर्जन, जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। एपिसोड 61। टेबल के दूसरी ओर अनन्या के 55वें वर्ष में एक आम गुरुवार की सुबह डॉक्टर राव अपने ही अस्पताल के मॉर्निंग राउंड्स के दौरान बेहोश होकर गिर पड़े। इसके ठीक 7 मिनट बाद उनके कार्यालय में फोन आया। वो अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा उस तरह की खबर देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त और जरूरी लहजा था जिसे देने वाला कोई नहीं बनना चाहता था। संदेश मिलने के समय वो खुद ऑपरेशन थिएटर में थी। वो अपने करियर के उस पड़ाव पर एक सामान्य लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी, पित्ताशय निकालने की सर्जरी कर रही थी, जिसे वो इतने सैकड़ों बार कर चुकी थी कि उनके हाथों को अब दिमाग के उस हिस्से से किसी सचेत निर्देश की लगभग कोई जरूरत नहीं थी, जो इस समय अचानक पूरी तरह से एक ही ठंडे तथ्य में उलझा हुआ था। अरुण, दिल का दौरा, कार्डियक अरेस्ट। उनके अपने कार्डियोथेरेसिक वार्ड में उन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा है। अपने दस्ताने उतारते हुए उन्होंने अपनी सहायता कर रहे सीनियर रेजिडेंट से कहा, मेरे लिए इसे बंद कर दीजिए। उनकी आवाज में एक नियंत्रित स्थिरता थी जिसे बनाए रखने में उनकी सारी ताकत लग गई थी। मुझे जाना होगा अभी। वो अस्पताल के गलियारों में ऐसे दौड़ी जैसी दशकों से नहीं दौड़ी थी। यह एक सर्जन का वो नियंत्रित डर था जो कुल और विनाशकारी स्पष्टता के साथ समझता था कि कार्डियक अरेस्ट के हर संभावित परिणाम का वास्तव में क्या मतलब होता है। कार्डियक वार्ड में पहुंचकर उन्होंने पाया कि पुनर्जीवित करने वाली टीम, रिसिटेशन टीम, पहले से ही काम कर रही थी। उनके पति की छाती खुली हुई थी और उस पर डिफाइब्रिलेटर पैड लगे हुए थे। मॉनिटर पर एक ऐसा रिदम दिख रहा था जिसे उनकी प्रशिक्षित आंख ने तुरंत पहचान लिया, वेंट्रिक्युलर फिब्रिलेशन, अराजक, अव्यवस्थित विद्युत गतिविधि, जिसका मतलब था कि उस सटीक पल में उनका दिल धड़क नहीं रहा था, बल्कि केवल व्यर्थ में काम रहा था, और शरीर में कहीं भी खून नहीं पहुंचा पा रहा था जिसकी उनके शरीर को सख्त जरूरत थी। रिसिटेशन लीड ने पुकारा, 200 जूल पर चार्ज कर रहे हैं। अनन्या ने दरवाजे से ही देखते हुए खुद को वहीं खड़े रहने के लिए मजबूर किया जहां टीम के प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें खड़ा होना चाहिए था, न कि उस काफी पास की जगह पर जहां जाने के लिए उनके अंदर की हर प्रवृत्ति चीख रही थी। उनके पति का शरीर डिफाइब्रिलेटर के झटके के नीचे एक बार धनुष की तरह मुड़ा और एक थमी हुई अंतहीन सेकंड के बाद मॉनिटर एक व्यवस्थित रिदम में बदल गया। रिसिटेशन लीड ने राहत भरे लेकिन नैदानिक, क्लिनिकल लहजे में सूचना दी, स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन वापस आ गया है। नब्ज मौजूद है। बीपी 88/52 है और बढ़ रहा है। उन्हें तुरंत कैथ लैब में ले जाइए। यह कोई गंभीर कोरोनरी घटना होनी चाहिए। हमें देखना होगा कि हम किस स्थिति से निपट रहे हैं। एपिसोड 62। अनन्या कैथ लैब की तरफ गलियारे में स्ट्रेचर के पीछे पीछे गईं। उनका दिमाग उसी डिफरेंशियल डायग्नोसिस को दौड़ा रहा था जिसे वो इस तरह की किसी भी प्रस्तुति वाले मरीज पर लागू करती। एक 61 साल का आदमी, कार्डियोथेरेसिक सर्जन, मॉर्निंग राउंड्स के दौरान अचानक कार्डियक अरेस्ट, जो कि कोरोनरी धमनी के बंद होने के कारण अक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, दिल का दौरा होने की सबसे अधिक संभावना है। हालांकि विशिष्ट वाहिका, वेसल और नुकसान की सीमा तब तक पूरी तरह अज्ञात थी जब तक कि एंजियोग्राम ने इसे सीधे तौर पर उजागर नहीं किया। उन्हें खुद कैथ लैब के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। अस्पताल का प्रोटोकॉल, जो पूरी तरह से उचित था, अपने ही किसी सदस्य पर आपातकालीन हस्तक्षेप के दौरान वरिष्ठ चिकित्सक परिवार के सदस्यों को भी प्रक्रिया कक्ष से बाहर रखता था। अपने अभ्यास के 4 दशकों के दौरान उन्होंने जितने भी डरे हुए परिवार के सदस्यों की काउंसलिंग की थी, वे आज खुद ठीक उसी जगह गलियारे में खड़ी थीं। उन्हें एक नए और विनाशकारी रूप से यह समझ आ रहा था कि जब भी उन्होंने ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के दूसरी ओर से सावधानीपूर्वक और ईमानदार अपडेट दिए थे, तो वे उनसे हर बार क्या उम्मीद कर रही थीं। ये प्रक्रिया करने वाले सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रकाश अय्यर कोई रिश्ता नहीं, ये भारत के साझा उपनामों का एक और संयोग था जो उनके पूरे जीवन में मिलते रहे। 40 मिनट बाद उन्हें गलियारे में मिले। उनके चेहरे पर उस सहकर्मी का शांत संयम था जो किसी ऐसे व्यक्ति को खबर देने वाला था जो पेशेवर रूप से हर क्लिनिकल निहितार्थ को तुरंत और पूरी तरह से समझ जाएगा। उन्होंने कहा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी पूरी तरह से बंद हो गई थी, जिसे दुर्भाग्यपूर्ण उपनाम विडोमेकर, विधवा बनाने वाला, कहा जाता है। हमने स्टेंट लगा दिया है, रक्त प्रवाह बहाल कर दिया है और पूरी प्रक्रिया के दौरान उनका रिदम स्थिर रहा है। लेकिन अनन्या, मुझे आपके साथ ईमानदार होना होगा, यह एक बड़ा इन्फॉक्शन था। उनका इकोकार्डियोग्राम कम बाएं वेंट्रिकुलर फंक्शन को दिखा रहा है और मुझे कई दिनों तक ये पता नहीं चल पाएगा कि इसका कितना हिस्सा ठीक होता है और कितना स्थायी नुकसान है। अनन्या ने कहा,
मुझे एंजियोग्राम दिखाओ। और डॉक्टर अयर यह समझे बिना कि उनके जैसे कद की एक सर्जन को मौखिक सारांश स्वीकार करने के बजाय छवियों को सीधे देखने की क्यों आवश्यकता है, उन्हें देखने वाले स्टेशन पर ले गए और तस्वीरें सामने ले आए। उन्होंने किसी भी जटिल मामले की तरह ही नैदानिक सटीकता के साथ उनका अध्ययन किया। अरुण की कोरोनरी वाहिकाओं के माध्यम से कंट्रास्ट डाई के प्रवाह को देखा, रुकावट के स्थान की पहचान की, स्टेंट लगाने का आकलन किया, और ऐसा करते हुए उन्होंने आघात सर्जरी, ट्रॉमा सर्जरी के 4 दशकों के अनुशासन को अपने ही पति के दिल की छवियों पर लागू करने का एक अजीब, दोहरा अनुभव महसूस किया। उनके दिमाग के पेशेवर हिस्से ने बिल्कुल वही सतर्क, ईमानदार निदान दिया जो वह इस स्थिति में किसी भी परिवार के सदस्य को देती, जबकि इसके नीचे, पूरी तरह से अलग और पूरी तरह से असहनीय, नैदानिक आकलन से कहीं अधिक कच्चा और गहरा दर्द इंतजार कर रहा था। डॉक्टर अयर ने कहा, उन्हें रिकवरी की एक लंबी अवधि की आवश्यकता होगी। कार्डियक पुनर्जीवास, रिहेबिलिटेशन, दवा, आने वाले महीनों में उनके इजेक्शन अंश, इजेक्शन फ्रैक्शन की सावधानीपूर्वक निगरानी। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, अनन्या, उनकी उम्र का एक आदमी, इतने बड़े पैमाने पर इन्फेक्शन के साथ, आगे चलकर काफी बदले हुए जोखिम प्रोफाइल का सामना करता है। मैं यह आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप किसी सांत्वना भरे संस्करण के बजाय पूरी और ईमानदार तस्वीर चाहेंगी। अनन्या ने कहा, मैं चाहूंगी। और उस गलियारे में अपने पति के एंजियोग्राम को स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए खड़े होकर उन्होंने पाया कि वह इसके लिए पूरी तरह तैयार थी। भले ही उनके भीतर का एक कम संयमित हिस्सा, जितना उन्हें याद था, उससे कहीं अधिक लंबे समय में पहली बार ये चाह रहा था कि उन्हें ये सब इतनी सटीक और पूरी तरह से पता न होता कि इस निदान का वास्तव में क्या मतलब है। एपिसोड 63 अरुण ने कार्डियक इंटेंसिव केयर यूनिट में 6 दिन बिताए और अनन्या ने खुद को एक ऐसी थका देने वाली दोहरी मानसिकता के साथ उन दिनों को पार करते हुए पाया जिसका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। उनके भीतर की सर्जन अपने मरीजों की तरह ही हर प्रयोगशाला मूल्य, हर इकोकार्डियोग्राम, हर दवा समायोजन की कठोर पेशेवर ध्यान से समीक्षा कर रही थी, जबकि उनके भीतर की पत्नी वार्ड द्वारा अनुमति प्राप्त हर विजिटिंग ओवर में उनके बिस्तर के पास बैठी थी और उस समय आने वाली डरे हुए, कमजोर सन्नाटे में उनका हाथ थामे हुए थी जब एक ऐसा आदमी जिसने अपना पूरा जीवन ठीक इसी तरह के संकट के दूसरी ओर बिताया था, आखिरकार खुद मरीज बन गया था। चौथे दिन अरुण ने स्वीकार किया और उनकी आवाज उस आत्मविश्वासी, स्थिर स्वर से अभी भी कमजोर थी जिसके इर्द गिर्द अनन्या ने 3 दशकों से अधिक समय तक अपना जीवन बनाया था। मैं लगातार आंकड़े चला रहा हूं। इजेक्शन फ्रैक्शन, इन्फॉक्ट का आकार, इस प्रस्तुति वाले मेरी उम्र के आदमी के लिए 5 साल की मृत्यु दर वक्र। अनन्या, मैंने वर्षों में सैकड़ों मरीजों को वे आंकड़े दिए हैं। मुझे आज तक कभी यह पूरी तरह समझ नहीं आया कि जब वे आंकड़े आपके अपने होते हैं तो वे कितने अलग तरह से चुभते हैं। अनन्या ने चुपचाप सोचा, 20 साल पहले अस्पताल के बिस्तर पर अपने 10 दिन याद करते हुए, बिस्तर के पांव के पास एक चार्ट पर अपने ब्लड प्रेशर को चढ़ते हुए देखना जिस पर एक चिकित्सक जिस पर वो पूरी तरह भरोसा करती थी, ऐसे फैसले ले रहा था जिनका इंतजार करने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा, मैंने वो सबक खुद कठिन तरीके से बहुत पहले सीख लिया था। क्लिनिकल तस्वीर को पूरी तरह से जानने से आप इसके भीतर रहने से कम डरते नहीं हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अधिकांश मरीजों की तुलना में बहुत अधिक सटीकता से यह समझ जाते हैं कि आप असल में किस बात से डर रहे हैं। अरुण ने पूछा, क्या मैं आगे ऑपरेशन जारी रख पाऊंगा? और अनन्या ने सवाल के क्लिनिकल आवरण के नीचे उस कहीं अधिक संवेदनशील सवाल को सुना जो असल में पूछा जा रहा था, क्या वो पहचान जिसे बनाने में उन्होंने पूरा करियर बिताया था, एक कार्डियोथेरेसिक सर्जन जिसके हाथों ने अनगिनत फेल होते दिलों को अपने नीचे स्थिर रखा था, अपने ही दिल के फेल होने की इस क्रूर विडंबना को झेल पाएगा या नहीं? एपिसोड 64 अनन्या ने ईमानदारी से कहा, मुझे अभी नहीं पता। उन्होंने अभी भी, यहां तक कि उनके लिए भी, वह झूठा आश्वासन देने से मना कर दिया जिसे उन्होंने 4 दशकों में किसी भी मरीज को यह न देने का सबक सीखा था, चाहे वे इसे सुनने के लिए कितने भी उत्सुक क्यों न हों। मैं जानती हूं कि आपके सामने एक कठिन रिकवरी है और मैं जानती हूं कि डॉक्टर अयर तब हमें और अधिक बता सकेंगे जब आपके इजेक्शन फ्रैक्शन को ये दिखाने का समय मिल जाएगा कि वो सुधर रहा है या नहीं। मैं आपसे जो वादा कर सकती हूं, अरुण, चाहे जवाब कुछ भी निकले, वो ये है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूं और इस रिकवरी के लिए आपको जिस भी चीज की आवश्यकता होगी, आप इसका सामना अकेले नहीं करेंगे जैसा कि मैंने कभी अपने संकट का सामना अपने ही सिर के अंदर, आपके ठीक बगल में बैठे होने के बावजूद, अकेले किया था। अगले 8 महीनों के दौरान रिकवरी शुरुआती उम्मीद से धीमी और कठिन साबित हुई, लेकिन अंततः डॉक्टर
अयर की शुरुआती चेतावनी की तुलना में कहीं अधिक पूर्ण रही। कार्डियक पुनर्जीवास रिहेबिलिटेशन का एक सतर्क, अनुशासित कार्यक्रम, दवा और एक ऐसे आदमी का कठिनता से हासिल किया गया धैर्य जिसे अपने वयस्क जीवन में पहली बार उन सीमाओं को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था जिन्हें उनकी अपनी मजबूत इच्छाशक्ति केवल दृढ़ संकल्प से दूर नहीं कर सकती थी। इन्फॉक्शन के 6 महीने बाद वो डॉक्टर अयर की सावधानीपूर्वक दी गई अनुमति के दायरे में कम क्षमता के साथ ऑपरेशन करने के लिए वापस लौटे। छोटे मामले, अधिक बार आराम, उनके ठीक हो रहे दिल द्वारा सहन की जाने वाली सहन शक्ति का धीरे धीरे पुनर्निर्माण, और अनन्या ने अपने काम पर वापस लौटने के लिए उन्हें स्क्रब करते हुए एक ऐसी भावना के साथ देखा जिसे नाम देना उनके लिए वाकई कठिन था। उन्होंने अपनी खुद की ऑपरेटिंग थिएटर के बजाय जानबूझकर उस ऑब्जर्वेशन गैलरी में खड़े होने का फैसला किया था जिसे उन्होंने 30 वर्षों में पहली बार चुना था, क्योंकि उन्हें इस खास पल को बाद में केवल सुनने के बजाय सीधे देखना था। उस शाम अरुण ने उनसे कहा, तुम्हें देखने आने की जरूरत नहीं थी। हालांकि उनकी आवाज की गरहट ने उन्हें बता दिया था कि वे इस बात से वास्तव में काफी खुश थे कि वह आए थी। अनन्या ने सीधे शब्दों में कहा, मुझे इसे देखना था। मैंने 30 साल ये देखने में बिताए हैं कि मेरा काम कितनी कीमत मांगता है, और फिर भी हर बार उसे ही चुनना है। मैं बस इस बार यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि तुम ये समझ सको कि मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा ही कर सकती हूँ। अपने पति के दिल के संकट के दौरान एक ऐसे हिसाब किताब के मुताबिक अब 9 साल बाकी रह गए थे जिस पर उन्होंने दशकों से ध्यान नहीं दिया था। अपने ही निश्चित समय के किसी नए डर से नहीं, वो विशेष भूत 14 साल पहले पुणे की बालकनी में ही पीछे छूट चुका था, बल्कि उनके पति के कार्डियक अरेस्ट के जरिए एक नई, कहीं अधिक सार्वभौमिक समझ से कि कोई भी संचित चिकित्सा ज्ञान, चाहे कितना भी व्यापक हो, चाहे कितना भी असंभव रूप से भविष्य जानता हो, उस विशेष नाजुकता के खिलाफ कभी भी कोई गारंटी नहीं दे सकता है जिसे हर मानव शरीर, चाहे कितना भी प्यारा हो, चाहे कितनी भी सावधानी से सहेजा गया हो, अंततः अपने भीतर वहन करता है। अपने पति को अपने दिल की ताकत को धीरे धीरे, लगातार फिर से बनाते हुए देखते हुए उन्होंने पाया कि अब वो शेष वर्षों को किसी भी तरह की उपलब्धियों के रूप में मापना नहीं चाहती थी। वो बस उन्हें बिताना चाहती थी, सावधानी से, जानबूझकर, कृतज्ञता के साथ, उन लोगों के बगल में जिन्होंने इस पूरे दूसरे जीवन को एक एक कठिन सबक के माध्यम से उन्हें ये सिखाने में बिताया था कि वे उपलब्धियां असल में किस लिए थीं। एपिसोड 65, संकीर्ण कार्यालय। अंतिम बार डॉक्टर कविता रानाडे का निधन उनके 89वें वर्ष में एक शांत मंगलवार की सुबह नींद में ही हो गया। वो शिक्षण से अपनी सेवानिवृत्ति के लगभग 3 दशकों से पुणे के अपने छोटे से फ्लैट में अकेली रह रही थी। ये खबर अनन्या को प्रिया के एक फोन कॉल के जरिए मिली। प्रिया ने, पुरानी यूं छोटी ईओ के उस विशेष तरीके से जिसमें दोनों पक्षों में से कोई कभी जानबूझकर निर्णय नहीं लेता, आने वाले वर्षों में अनन्या के अधिक व्यस्त करियर की तुलना में उनके पुराने एनाटॉमी प्रोफेसर के साथ अधिक घनिष्ठता बनाए रखी थी। प्रिया ने अपनी आवाज में उस विशेष और सतर्क कोमल भाव के साथ कहा, वो शांति से चली गई। उनके पड़ोसी ने आज सुबह उन्हें पाया। डॉक्टर का कहना है कि रात में शायद उन्हें दिल का दौरा, स्ट्रोक, पड़ा था, तेज, बिना किसी पीड़ा के। मैंने सोचा कि कॉलेज के आधिकारिक चैनलों से ये खबर मिलने से पहले आप खुद जान ले। कॉल समाप्त होने के बाद अनन्या काफी देर तक फोन हाथ में लिए बैठी रही। उन्होंने महसूस किया कि उनके सीने में एक ऐसा दुख घर कर गया है जो किसी भी एक सहकर्मी के जाने से कहीं अधिक बड़ा और जटिल था। यह इस पूरे दूसरे जीवन की उस पहली व्यक्ति की क्षति थी जिसने एक असंभव 15 साल की लड़की को सीधे देखा था और उसे खारिज करने के बजाय बस एक ऐसे मानक पर खरा उतरने की चुनौती दी थी जो उसकी वास्तविक क्षमता के योग्य हो। अगली सुबह वो कार चलाकर पुणे पहुंची और डॉक्टर रानाडे के छोटे से फ्लैट में पहुंची। वहां पहले से ही एक परिवार की शांत, सतर्क गतिविधियां चल रही थीं जो किसी भी मृत्यु के बाद आने वाले उस कठिन काम की शुरुआत कर रही थी। एक भतीजी, जो डॉक्टर रानाडे की एकमात्र जीवित करीबी रिश्तेदार थी, कागजात और सामान को भारी मन से छांट रही थी। जैसे ही अनन्या अंदर गईं, भतीजी ने ऊपर देखा और उनके थके हुए चेहरे पर राहत और पहचान के भाव तैर गए। उन्होंने कहा, आप डॉक्टर कुलकर्णी है ना? मेरी आंटी अक्सर आपके बारे में बात करती थी। उन्होंने वास्तव में आपके शोधपत्रों का एक फोल्डर संभाल कर रखा था, आपके द्वारा प्रकाशित हर एक पेपर जो दशकों पुराना है। कल डेस्क की तलाशी लेते वक्त मुझे यह मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या करूं। उन्होंने अनन्या को एक मोटा, सावधानी से तैयार किया गया फोल्डर थमाया। अनन्या द्वारा लिखा गया हर शोधपत्र, जिसे सावधानी से क्लिप और तारीख के साथ रखा गया था, साथ ही उनके दिल्ली सम्मेलन की सफलता, पद्मश्री पुरस्कार, और यहाँ तक कि जिसे देखकर अनन्या को दुख की एक नई लहर महसूस हुई। मीरा के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की घोषणा वाला एक छोटा सा कतरन भी था, जिसे अनन्या ने उस समय अपने परिवार के बाहर शायद ही किसी को बताया था।
एपिसोड 66 अनन्या ने कांपते हाथों से फोल्डर के पन्नों को पलटते हुए कहा, वो हर एक चीज पर नजर रखती थी। भतीजी ने कहा, वह आपके बारे में ऐसे बात करती थी जैसे लोग अपनी खुद की संतान के बारे में करते हैं। मैं अक्सर इस बात पर उन्हें चिढ़ाया करती थी। पुरस्कार या किसी पेपर के बारे में पढ़ने पर उनके चेहरे पर एक खास भाव आ जाता था और वह कहती थी, मुझे यह अच्छी तरह याद है, क्योंकि वह इसे अक्सर दोहराती थी। मैंने उसे 18 साल की उम्र में ही कह दिया था कि जो उसके सामने आने वाला है उसके लिए केवल बहुत अच्छा होना काफी नहीं होगा, उसे अकाट्य अनडिनायबल होना पड़ेगा। तब ये कहते हुए मुझे खुद पूरी तरह अंदाजा नहीं था कि मैं कितनी सही साबित होंगी। जाने से पहले अनन्या ने पूछा, क्या वो डॉक्टर रानाडे के सामान में से एक छोटी सी चीज अपने साथ रख सकती हैं, किसी अधिकार के भाव से नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उसे लगभग 40 वर्षों के बाद भी बुजुर्ग महिला की डेस्क पर रखा हुआ देखा था। बीजे मेडिकल कॉलेज के उस संकीर्ण अव्यवस्थित कार्यालय का वही छोटा सा डेस्क फैन जो अपने मालिक के साथ सेवानिवृत्त हो गया था, लेकिन जाहिर है इतने सालों से डॉक्टर रानाडे के करियर के एक निजी ताबीज के रूप में उनके पास सुरक्षित था, जिसे उन्होंने सेवानिवृत्ति में भी कभी पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। भतीजी ने कहा, बिल्कुल, मुझे लगता है कि आंटी भी यही चाहती थी। परिवार की इच्छा के अनुसार 3 दिन बाद हुए अंतिम संस्कार में उस महिला के लिए अनन्या की उम्मीद से कहीं अधिक भीड़ जुट गई, जिन्होंने अपने लंबे जीवन के अंत तक अपनी पीढ़ी के अधिकांश सहकर्मियों को पीछे छोड़ दिया था। शिक्षण के लगभग 5 दशकों के दर्जनों पूर्व छात्र, जिनमें से कई को अनन्या अपने मेडिकल कॉलेज के दिनों से बमुश्किल जानती थी और जो अब खुद देश भर में फैले वरिष्ठ चिकित्सक और सर्जन बन चुके थे। सेवा शुरू होने से पहले की शांत बातचीत में ये स्पष्ट हो गया कि वे सभी अनन्या की तरह ही उसी कहानी को अपने साथ लेकर चल रहे थे। उनकी ट्रेनिंग की शुरुआत का वो पल जब डॉक्टर कविता रानाडे ने उनकी तरफ सीधे देखा था और उनसे वह मांगने का फैसला किया था जो किसी ने उनसे अभी तक नहीं पूछा था। परिवार ने अनन्या से कुछ बोलने का अनुरोध किया। वह अपने खुद के संकलित शोधपत्रों के फोल्डर को अपनी एक बांह के नीचे दबाए हुए शोक सभा में उपस्थित लोगों के सामने खड़ी हुई और अपने जीवन में बहुत कम मौकों में से एक ऐसा पल महसूस किया जब उन्हें अपनी आवाज पर भरोसा करने से पहले थोड़ा वक्त चाहिए था। उन्होंने अंततः कहा, मैं अपने मेडिकल कॉलेज के पहले साल के 6ठे दिन डॉक्टर रानाडे से मिली थी, जब उन्होंने मुझे फॉर्मेलिन और पुराने डर की महक वाले एनाटॉमी हॉल में मेरी ट्रेनिंग के स्तर से कहीं आगे के सवाल का जवाब देते हुए पकड़ लिया था और उसके बाद मुझे अपने कार्यालय में ये पूछने के लिए बुलाया था कि मैं किस तरह की प्रतिभाशाली छात्रा बनने जा रही हूँ, वो जिसका उपहार अकेलेपन में बदल जाता है, या वो जो उपहार के साथ साथ यह सीखती है कि किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहे लोगों से भरे कमरे में वास्तव में उपयोगी कैसे हुआ जाता है। उन्होंने इकट्ठा हुई भीड़ पर नजर दौड़ाई। 5 दशकों के छात्र, वे मरीज जिनकी जान उन हाथों ने बचाई थी जिन्हें कभी डॉक्टर रानाडे ने प्रशिक्षित किया था, वे सहकर्मी जिन्होंने उन नींवों पर अपने करियर खड़े किए थे जिन्हें उन्होंने रखा था, और उन्होंने महसूस किया कि उनके सीने का दुख धीरे धीरे एक ऐसी भावना में बदल रहा था जिसमें उस नुकसान के साथ साथ उतनी ही गहरी और सच्ची कृतज्ञता भी थी। एपिसोड 67 अनन्या ने आगे कहा, उन्होंने मुझे उस पहले हफ्ते में बताया था कि मुझे अकाट्य होना होगा, क्योंकि बहुत अच्छा होने से लोग हमेशा उसे खारिज करने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। 18 साल की उम्र में मैं ये पूरी तरह नहीं समझ पाई थी कि एक पूरे करियर के दौरान वो एक शब्द अकाट्य मुझसे कितनी मेहनत करवाने वाला है। आज उनके अंत के समय यहाँ खड़े होकर मैं इसे पूरी तरह समझती हूँ। डॉक्टर रानाडे ने केवल एनाटॉमी नहीं पढ़ाई, हालांकि उन्होंने इसे मुझसे बेहतर किसी को पढ़ाते नहीं देखा। उन्होंने छात्रों की एक पूरी अटूट श्रृंखला को सिखाया, जिनमें से कुछ आज इस कमरे में खड़े हैं, कुछ सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि वे अभी यह नहीं जानते कि वे उनके पाठों को अपने छात्रों तक कितनी गहराई से पहुंचा रहे हैं, कि दुनिया द्वारा उत्कृष्टता की उम्मीद न किए जाने वाले लोगों से भी उत्कृष्टता पर जोर देने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है और इसका क्या मूल्य है। उन्होंने रुककर लगभग 40 वर्षों के वजन को उस पल में महसूस किया और अचानक खुद को न केवल डॉक्टर रानाडे की मेंटरशिप के बारे में सोचते हुए पाया, बल्कि उस लंबे अटूट सिलसिले के बारे में सोचते हुए पाया। डॉक्टर रानाडे से अनन्या, अनन्या से काव्या नायर, मीनल कुलकर्णी और उनके द्वारा बनाए गए मेंटरशिप प्रोग्राम की दर्जनों अन्य युवा महिलाओं तक, और अब चुपचाप अनन्या से अपनी खुद की बेटी तक, जो उसी कठिन रास्ते पर एक ऐसे आत्मविश्वास के साथ चल रही थी जिसे अनन्या इस फ्यूनरल में खड़े होकर समझ रही थी कि वह उस संकीर्ण पंखे वाले कार्यालय की बदौलत था जहां उन्होंने लगभग 40 वर्षों पहले एक डरी हुई, दृढ़निश्चयी 18 साल की लड़की के रूप में कदम रखा था। अपनी बात समाप्त करते हुए उन्होंने कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि डॉक्टर रानाडे इसे एक दुखद अवसर बनाना चाहेंगी।
मेरा मानना है, अगर मैं उन्हें थोड़ा भी जानती हूँ और मुझे लगभग 40 वर्षों तक उन्हें जानने का सौभाग्य मिला, तो वह चाहेंगी कि हम यहाँ खड़े होकर यह समझें कि उनका अंत वास्तव में नहीं हुआ है। उन्होंने बस आखिरकार उस काम की व्यक्तिगत रूप से देखरेख करना बंद कर दिया है जिसे उन्होंने एक पूरा करियर ये सुनिश्चित करने में बिताया था कि वह उनके बिना भी पूरी तरह से जारी रहेगा। इस कमरे में हम में से हर एक व्यक्ति जिसने कभी किसी अन्य छात्र को उसी तरह पढ़ाया जैसे उन्होंने हमें पढ़ाया, हम में से हर एक व्यक्ति जिसने कभी किसी डरे हुए जूनियर सहकर्मी की ओर से यह जिद की कि वे खुद पर जितना विश्वास करते हैं उससे कहीं अधिक के काबिल है, हम इस बात का प्रमाण हैं कि उनका काम कभी भी उनकी अपनी मृत्यु से समाप्त नहीं हुआ था। ये बस आखिरकार अब पूरी तरह से हमारा हो चुका है। वो उस शाम अपने यात्री सीट पर एक कंबल में सावधानीपूर्वक लिपटे छोटे डेस्क फैन को अपने साथ लेकर बॉम्बे लौटी। अपने शांत फ्लैट में पहुंचकर उन्होंने पाया कि डॉक्टर राव, जो अपने दिल के संकट के 4 साल बाद अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे और कम लेकिन सार्थक प्रैक्टिस के एक सावधानीपूर्वक और टिकाऊ तालमेल में लौट आए थे, एक कप चाय और उस स्थिर धैर्यवान उपस्थिति के साथ उनका इंतजार कर रहे थे जिन्होंने इस दूसरे जीवन के हर मुश्किल दुख को सहने में उनका साथ दिया था। छोटे पंखे को खोलते हुए और अंततः उसे अपनी खुद की डेस्क के कोने पर मीरा के व्हाइट कोट समारोह की फ्रेम की गई तस्वीर और डॉक्टर रानाडे की भतीजी द्वारा सहेजने के लिए दिए गए उनके अपने संकलित शोधपत्रों के फोल्डर के बगल में रखते हुए उन्होंने कहा, मैं इसे किसी ऐसी जगह रखना चाहती हूं जहां मैं इसे रोज देख सकूं। मुझे लगता है कि मैंने 40 साल एक संकीर्ण, अत्यधिक गर्म कार्यालय में एक ही बातचीत के योग्य बनने की कोशिश में बिता दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि यह अब भी समाप्त हुआ है, भले ही वो चली गई है। मुझे लगता है कि यह बस हमेशा के लिए स्थायी हो गया है। डॉक्टर राव ने नरमी से कहा, मुझे नहीं लगता कि इसका कभी खत्म होना तय था। मुझे लगता है कि अनन्या, उन्होंने तुम्हें जो दिया उसका मूल उद्देश्य यही है। कुछ उपहार केवल उपयोग करने के लिए होते हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि यह उनमें से कभी एक भी था। मूल हिसाब के अनुसार अब 8 साल बाकी रह गए थे, एक ऐसी गिनती जो अब इतनी दूर हो चुकी थी कि वह तात्कालिकता के किसी वास्तविक माप के बजाय याददाश्त के एक निजी, सामयिक अभ्यास के रूप में ही मौजूद थी। उस शाम अपने घर के सन्नाटे में चाय के साथ बैठी अनन्या ने डेस्क के कोने पर चुपचाप रखे उस छोटे से डेस्क फैन को देखा और एक ऐसे कृतज्ञता भाव से भर उठी जो किसी भी दूसरे जीवन की किसी भी उम्मीद से कहीं बड़ा और गहरा था। न केवल एक सर्जन बनने का अवसर, बल्कि उस सही व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से देखे जाने का सौभाग्य, जिसने उस पल में उन्हें देखा जब उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत थी जो असंभव के पार देख सके और जानबूझकर उनसे और अधिक की मांग कर सके। उस विशिष्ट कर्ज के अंतिम छोर पर खड़े होकर उन्होंने अंततः और पूरी तरह से समझ लिया कि उन्होंने इस पूरे दूसरे जीवन को उसी को चुकाने में बिताया था, अकेले डॉक्टर रानाडे को नहीं, बल्कि हर उस डरे हुए, दृढ़निश्चयी युवा व्यक्ति को जो कभी अस्पताल के फाटकों से यह विश्वास करते हुए गुजरा था कि वे अपने आसपास की दुनिया द्वारा उम्मीद किए जाने से कहीं अधिक के काबिल है। एपिसोड 68, वो बेटी जिसे उसने पीछे छोड़ दिया। ये पत्र अस्पताल के सामान्य पत्राचार कार्यालय के माध्यम से अनन्या की डेस्क पर अन्य प्रशासनिक मेल के साथ आया था। उन्होंने इसे बिना पढ़े ही एक तरफ रखने का लगभग फैसला कर लिया था। पद्मश्री मिलने के बाद से उनके सार्वजनिक जीवन की वजह से ऐसे अनचाहे नोट आम हो गए थे, लेकिन तभी प्रेषक के पते में महाराष्ट्र के एक ऐसे शहर का नाम दिखा जिसके बारे में उन्होंने दशकों से सीधे तौर पर नहीं सोचा था, और इस बात ने उन्हें पहले इसे खोलने के लिए मजबूर कर दिया। आदरणीय डॉक्टर कुलकर्णी, आपको ये पत्र अजीब लगेगा, और शायद ये है भी। मेरा नाम अनन्या राव है, कोई रिश्ता नहीं है, मैं समझती हूँ, आपके अपने परिवार से। हालांकि मैं स्वीकार करती हूँ कि हमारे साझा पहले नाम का संयोग ही वह कारण है जिसके चलते मैंने लगभग 2 साल तक विचार करने के बाद आखिरकार इसे लिखने का फैसला किया। मैं बॉम्बे में मनोचिकित्सा साइकाइट्री रेजिडेंट हूँ और उन कारणों से जिनकी चर्चा मैं आगे पत्राचार करने पर करूंगी, बच्चों में सहज पिछले जन्म की यादों स्पॉन्टेनियस पास्ट लाइफ मेमोरी के मामलों पर शोध कर रही हूँ। ये शोध का एक छोटा विवादास्पद क्षेत्र है जिसे मुख्यधारा की मनोचिकित्सा द्वारा काफी हद तक खारिज कर दिया गया है। इसके बावजूद इसने प्रलेखित मामलों का एक ऐसा समूह तैयार किया है, विशेष रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में, जिन्हें मैं पूरी तरह से खारिज करने में वास्तव में कठिन पाती हूँ। मैं आपको विशेष रूप से एक केस फाइल की वजह से लिख रही हूँ जिसका सामना मैंने अपने शोध के दौरान किया था। अंजलि अय्यर नाम की एक महिला जो 11 साल पहले अपनी मृत्यु तक दिल्ली में रही और जिन्होंने अपने वयस्क जीवन का अधिकांश समय चुपचाप निजी तौर पर यह विश्वास करते हुए बिताया कि उनकी मां डॉक्टर मीरा अय्यर नाम की एक ट्रॉमा सर्जन, जिनकी 1970 के दशक के मध्य में बॉम्बे में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, किसी तरह पुनर्जन्म पा चुकी है।
जैसा कि उन्होंने अपनी निजी पत्रिकाओं में लिखा था। इन पत्रिकाओं को उनकी अपनी बेटी यानी अंजलि की बेटी और इस प्रकार डॉक्टर मीरा अय्यर की पोती ने मेरे शोध हितों के बारे में जानने के बाद मेरे साथ साझा किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसके लिए अधिक विनम्र भाषा कैसे खोजूं, इसलिए मैं इस बात को बिना किसी बेतुकेपन के सीधे पूछ रही हूं। अंजलि अय्यर ने दशकों तक चुपचाप और ज्यादातर निजी तौर पर किसी ऐसे असामान्य प्रतिभा वाले सर्जन की तलाश में बिताए जो उनकी मां की मृत्यु के समय पैदा हुई हो। मेरा मानना है कि वह इस असंभव उम्मीद में थी कि उनकी मां का असाधारण कौशल और समर्पण उस बॉम्बे के फ्लाईओवर पर ही समाप्त नहीं हुआ था। उन्हें अपने जीवनकाल में वो नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उनकी बेटी ने मेरी शोध रुचि को देखते हुए अपनी मां की पत्रिकाएं मेरे साथ साझा की, ताकि शायद एक अजनबी की अधिक वस्तुनिष्ठ शोध दृष्टि वहां सफल हो सके जहां उनकी मां की दुख संचालित खोज कभी सफल नहीं हो सकी थी। एपिसोड 69 डॉक्टर कुलकर्णी, मैं आपसे किसी भी बात की पुष्टि करने या खंडन करने के लिए नहीं कह रही हूं। मैं समझती हूं कि यह पढ़ने में कैसा लग सकता है। मैं केवल ये पूछ रही हूं कि क्या आप मुझसे मिलने के लिए तैयार होंगी, किसी भी शोध रिकॉर्ड से पूरी तरह दूर, पूरी तरह से निजी तौर पर, ताकि मैं आपके साथ उस महिला के बारे में साझा कर सकूं जिसके बारे में मेरा मानना है कि अगर उनकी बेटी और पोती द्वारा लंबे समय से संजोई गई शंकाओं का कोई भी हिस्सा आंशिक रूप से भी सच है, तो उस महिला को ये जानने का हक है कि उसे कभी भुलाया नहीं गया था। सच्चे सम्मान के साथ और किसी विशेष प्रतिक्रिया की कोई उम्मीद न रखते हुए, डॉक्टर ए राव। पत्र पढ़ने के बाद अनन्या काफी देर तक चुपचाप बैठी रहीं। उन्होंने महसूस किया कि उनके सीने में कुछ ऐसा टूट गया है जिसे उन्होंने इस दूसरे जीवन के लगभग 50 वर्षों में पूरी तरह से स्थायी रूप से बंद मान लिया था। एक ऐसी मां का विशिष्ट और गहरा दुख जिसका जीवन एक बेटी के साथ अधूरा छूट गया था। एक ऐसा विवाह जो पहले ही थकी हुई निराशा में बदल चुका था, और एक पूरा परिवार जिसे उन्होंने अधूरे मन से चाहा था और अपने पुराने करियर की वजह से छूटे हुए डिनर और रद्द मुलाकातों के सालों की भरपाई करने का कोई मौका छोड़े बिना पीछे छोड़ दिया था। इस पूरे दूसरे जीवन में उन्होंने कभी खुद को अंजलि की तलाश करने की अनुमति नहीं दी थी। शुरुआती वर्षों में उन्होंने खुद से कहा था कि इससे उस घाव को फिर से खोलने के अलावा कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा जिसे बंद ही रहना बेहतर था, और जिस बेटी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया था उसे किसी ऐसे अजनबी से मिलने के असंभव, अस्थिर करने वाले बोझ के बिना अपना दुख सहकर आगे बढ़ने का हक था जो किसी तरह असंभव रूप से उसकी मां की यादों को अपने साथ समेटे हुए था। बाद के वर्षों में उन्होंने खुद से कहा था कि बहुत समय बीत चुका है, अंजलि अब तक एक बुजुर्ग महिला बन चुकी होंगी यदि वह जीवित भी होती, और इस खोज से उस शांति को डिस्टर्ब करने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा जिसे पाने का कोई वास्तविक तरीका उनमें से किसी के पास नहीं था। ये पत्र पढ़ते हुए वो समझ गई कि उस तर्क का कितना बड़ा हिस्सा हमेशा से एक ऐसे दुख से सावधानीपूर्वक और जानबूझकर बनाई गई दूरी थी जिसे उन्होंने कभी खुद को पूरी तरह से महसूस करने की अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर जवाब दिया और 3 सप्ताह बाद दक्षिण बॉम्बे के एक शांत कैफे में डॉक्टर राव, अनन्या राव नाम का एक ऐसा संयोग जिसे पढ़कर ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड ने उनके साथ कोई निजी, असंभव मजाक करने का फैसला किया हो, से मुलाकात की। युवा डॉक्टर अपने साथ अंजलि की पत्रिकाओं का एक छोटा सा फोल्डर लाई थी जिसे उन्होंने विशेष रूप से साझा करने के लिए रखा था। बैठने के बाद युवा डॉक्टर राव ने कहा, शुरू करने से पहले मैं आपके साथ पूरी तरह ईमानदार होना चाहती हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं जानती कि इन सब बातों में से किस पर विश्वास करूं। मैं इस पर शोध इसलिए करती हूं क्योंकि प्रलेखित मामलों का पैटर्न मुख्यधारा की मनोचिकित्सा की स्वीकारोक्ति से कहीं अधिक ठोस है, न कि इसलिए कि मैं इस बात पर किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि वास्तव में इसकी व्याख्या क्या है। मैं चाहती हूं कि आप केवल सुनने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, और यदि आपको यही सही लगता है तो कुछ भी साझा न करें। अनन्या ने युवा महिला द्वारा दी गई पत्रिका को खोला और पन्ने के सबसे पहले हिस्से में अपनी बेटी की लिखावट पाई, अंजलि की लिखावट, जो लगभग 50 वर्षों और एक पूरे जीवन की मृत्यु के बाद भी स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती थी। वो मुड़ी तुली, जल्दबाजी में लिखी गई लिखावट अनन्या को जन्मदिन के कार्डों और स्कूल की रिपोर्ट कार्डों से याद थी जिन पर दशकों पहले हस्ताक्षर किए गए थे। वो जीवन उन्होंने इतनी पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था कि उन्होंने इस दूसरे जीवन की सचेत, जानबूझकर आगे बढ़ने वाली गति के बीच लगभग खुद को यह विश्वास दिला लिया था कि वह यादें किसी और की थीं। मैंने कल रात फिर से उनके सपने में उन्हें देखा, प्रविष्टि में लिखा था। यह मीरा अय्यर की मृत्यु के लगभग 15 साल बाद का था, जब अंजलि अपने मध्य 30वें वर्ष में रही होंगी। दुर्घटना का सपना नहीं, मैं कभी दुर्घटना का सपना नहीं देखती, जिसे मैंने हमेशा अजीब पाया है, ये देखते हुए कि मेरे बचपन की थेरेपी के कितने प्रयासों ने मुझे यह विश्वास दिलाने की कोशिश की थी कि मुझे ठीक वही सपना देखना चाहिए।
इसके बजाय मैं उनके हाथों का सपना देखती हूँ। जिस खास तरीके से वे एक व्यस्त सड़क को पार करते समय मेरा हाथ पकड़ती थी, वो विचलित रहती थी। उनका आधा दिमाग हमेशा कहीं और रहता था, किसी ऐसे मरीज पर जिसे मैं कभी नहीं मिली और जिसके वजन को मैं कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाई, जब तक कि मैं खुद इतनी बड़ी नहीं हो गई कि यह समझ सकूं कि किसी के पूरे अस्तित्व को अपने दोनों हाथों में थामने की असल में क्या कीमत चुकानी पड़ती है। बचपन में मैं उस विचलितता से नफरत करती थी। अब मैं इसे समझती हूँ। कभी कभी मूर्खतापूर्ण तरीके से मैं ये सोचती हूँ कि वो जहाँ भी है, क्या वो अब भी इसे अपने साथ रखती है। मुझे उम्मीद है कि वो रखती है। मुझे लगता है कि मैं चाहूंगी कि वो कहीं और, किसी और के जीवन को बचाने में ही सही, पर मेरी वजह से नहीं बल्कि किसी और के अस्तित्व के लिए विचलित रहें, बजाय इसके कि उनका अस्तित्व ही ना हो। अनन्या ने पत्रिका को बंद कर दिया, क्योंकि वो एक लंबे पल के लिए अपनी आवाज पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। उन्होंने देखा कि युवा डॉक्टर राव एक शांत और धैर्यवान स्थिरता के साथ उन्हें देख रही थी, जो अनन्या द्वारा दिए जाने वाले किसी भी खुलासे की कोई मांग नहीं कर रही थी। एपिसोड 70 अनन्या ने अंततः अपनी आवाज को थोड़ा स्थिर करते हुए कहा, उसने मुझे माफ कर दिया। हर छूटे हुए डिनर के लिए, हर रद्द की गई मुलाकात के लिए। मैं कभी नहीं जानती थी कि यह मानते हुए कि मैंने उसे अपूरणीय रूप से निराश किया है, मैंने पूरा जीवन बिता दिया। युवा डॉक्टर राव ने नरमी से कहा, यह कोई सवाल नहीं था। हालांकि अनन्या इसे सुनकर समझ गई कि उस महिला को शायद कुछ समय से इस बात का संदेह रहा होगा। शायद उनके अनुरोध पत्र के सावधानीपूर्वक और खुलासा करने वाले वाक्यांशों को पहली बार पढ़ने के बाद से ही आप उसे जानती थी। अनन्या ने एक लंबे पल के लिए उस सवाल पर विचार किया। उन्होंने एक आखिरी बार उस सावधानीपूर्वक गणना को तौला जो उन्होंने वर्षों पहले रीमा कपाड़िया के साथ की थी। क्या सुरक्षित और ईमानदारी से साझा किया जा सकता है, और क्या ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो एक ऐसे कबूलनामे के अलावा कोई उद्देश्य पूरा न करे जिसे हम में से कोई भी कभी पूरी तरह से प्रमाणित नहीं कर सकता। उन्होंने अंततः अपने शब्दों को लगभग 50 वर्षों में सीखे गए विशेष जानबूझकर सावधानी के साथ चुनते हुए कहा, मुझे लगता है कि कुछ कर्ज को वास्तविक रूप से चुकाने के लिए सबूत की आवश्यकता नहीं होती। मुझे लगता है कि अंजलि अय्यर ने अपना पूरा जीवन इस पुष्टि की तलाश में बिताया कि उस दुर्घटना के बाद उनकी मां का कौशल और समर्पण किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं जारी रहा। मैं चाहूंगी कि आप उनकी पोती को पूरी ईमानदारी से यह बता सकें कि इसके पीछे चाहे जो भी असली कारण रहा हो, वो निरंतरता वास्तविक थी। हर वो प्रोटोकॉल जिसकी इच्छा उनकी मां के भूत ने की होगी, आज इस देश के अस्पतालों में मौजूद है। हर वह युवा महिला जिसे उनकी मां मेंटो करना चाहती होगी, उसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मेंटो किया गया है जो यह अच्छी तरह समझता था कि उस मेंटोरशिप में क्या शामिल होना चाहिए। मैं आपको निश्चितता के साथ यह नहीं बता सकती कि इन पत्रिकाओं में दी गई महिला से वास्तव में मेरा क्या संबंध है, लेकिन मैं आपको पूरी निश्चितता के साथ यह बता सकती हूं कि उनकी बेटी ने जिसकी उम्मीद की थी, उसमें से कुछ भी बेकार नहीं गया। युवा डॉक्टर राव ने एक लंबे पल के लिए उनका अध्ययन किया। उनके चेहरे का वो सतर्क, पेशेवर संयम आखिरकार धीरे से किसी गहरी और सच्ची भावना में बदल गया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अंजलि की अपनी पोती को ठीक यही सुनने की जरूरत है। डॉक्टर कुलकर्णी, वो अब खुद 60 के दशक में है। वह अपनी दादी से कभी नहीं मिली। वास्तव में जब दुर्घटना हुई थी तब अंजलि उनके गर्भ में थी, जिसका जिक्र मुझे पहले ही कर देना चाहिए था और जिसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। वो पूरी तरह से अपनी मां की कहानियों और पत्रिकाओं के सहारे बड़ी हुई और उस महिला की तलाश करती रही जिसे जानने का मौका उन्हें कभी नहीं मिला। मुझे लगता है कि यह जानना कि वो खोज, भले ही उसे पूरी तरह से सुलझाना असंभव था, किसी वास्तविक जगह पर जाकर समाप्त हुई, यह उनके लिए किसी भी निश्चित प्रमाण से कहीं अधिक मायने रखेगा। एपिसोड 71 अलग होने से पहले अनन्या ने युवा डॉक्टर राव द्वारा लाई गई सामग्रियों में से एक अकेली तस्वीर का अनुरोध किया। 60 के दशक में अंजलि की एक तस्वीर, जो उनकी अपनी मृत्यु से कुछ ही समय पहले दिल्ली में कहीं एक बगीचे में ली गई थी। उसमें वह एक ऐसी सहजता और संतोष के साथ मुस्कुरा रही थी जिसने अनन्या को किसी भी पत्रिका की प्रविष्टि की तुलना में अधिक पूरी तरह से यह बता दिया कि उनकी मां की मृत्यु ने जो भी दुख पीछे छोड़ा था, उनकी बेटी ने अंततः उसके इर्द गिर्द एक पूरी तरह से पूर्ण और खुशहाल जीवन बना लिया था। उन्होंने उस तस्वीर को बाद में उसी दराज में संभाल कर रखा जहां वे वसंत ओक की विधवा का पत्र, रीमा कपाड़िया का नोट और अपनी बहुत पुरानी अखबार की कटिंग रखती थी। 2 पूरे जीवनकाल के सबूतों का एक छोटा, निजी संग्रह, जो इस बात का गवाह था कि काम और प्यार वास्तव में स्थायी रूप से मायने रखते थे, चाहे वे कितने भी अधूरे रहे हों, चाहे उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के सामने पूरी तरह समझाना कितना भी असंभव क्यों न हो जिसने इसे सीधे तौर पर नहीं जिया था। उस शाम जब उन्होंने तस्वीर को उसके साथियों के साथ दराज में सावधानी से रखते हुए देखा, तो डॉक्टर
राव ने नरमी से कहा, तुम्हें वो मिल गई। अनन्या ने सुधार करते हुए कहा, मुझे वो मिला जो उसने पीछे छोड़ दिया था। हालांकि ऐसा कहते हुए उन्होंने महसूस किया कि यह अंतर अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया था जितना शायद कभी हुआ करता था। मुझे लगता है कि अंत में हम दोनों में से किसी के लिए भी पाने का यही एकमात्र तरीका हो सकता है। कोई व्यक्ति खुद पूरी तरह से वापस नहीं मिलता, बस इस बात का प्रमाण मिलता है, चाहे वो कितना भी अधूरा हो, कि वे जिससे प्यार करते थे और उन्होंने जो बनाया था वो उनके जाने के बहुत बाद भी मायने रखता रहा। अब केवल 7 साल बाकी रह गए थे, एक ऐसा हिसाब किताब जिस पर वह अब शायद ही कभी विचार करती थी, और वह भी किसी भी तरह के बचे हुए डर के बजाय केवल एक शांत, स्थिर कृतज्ञता के साथ। उस शाम उन्होंने अपने घर के सन्नाटे में दराज को एक ऐसी शांति के साथ बंद किया जिसके बारे में उन्हें इस सटीक पल तक यह एहसास नहीं हुआ था कि वह लगभग 50 वर्षों से चुपचाप, निजी तौर पर उसी की तलाश कर रही थी। एपिसोड 72। ये प्रणालियां किस लिए थी? अनन्या के विभाग तक पहली रिपोर्टें जनवरी के अंत में पहुंची, उन्हीं अनौपचारिक माध्यमों से जो दशकों पहले उसके पुराने जीवन की किसी वैसी ही ठंड की याद में एक अजीब सी श्वसन बीमारी, रेस्पिरेटरी इलनेस, की खबर लाए थे। एक नया वायरस जो सबसे पहले चीन में पहचाना गया था और इतनी तेजी से फैल रहा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के शुरुआती बयानों में संस्थागत सतर्कता की खास सधी हुई भाषा में इसे चिंतनशील या चिंताजनक बताया गया था। अनन्या ने इसे तुरंत पहचान लिया। उसके पेट में एक ठंडी, डूबती हुई सी बेचैनी घर कर गई जैसे ही पहली समाचार रिपोर्ट उसकी मेज पर पहुंची, और उसने उसी पल समझ लिया कि आने वाले महीने उससे और उन सभी प्रणालियों से क्या मांगने वाले हैं जिन्हें उसने इस दूसरे जीवन के लगभग 50 वर्षों में बहुत सावधानी और इरादे से गढ़ा था। वो 62 वर्ष की थी। एक प्रतिष्ठित करियर के स्वाभाविक दौर के किसी भी उचित पैमाने पर उसने एक पूरे जीवन काल में अधिकांश सर्जनों द्वारा हासिल किए गए मुकाम से काफी ज्यादा पहले ही हासिल कर लिया था। लगभग 2 दशकों तक विभाग की प्रमुख, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, पद्मश्री, एक ऐसा शोध इतिहास जिसने राष्ट्रीय आघात ट्रॉमा प्रोटोकॉल को नया आकार दिया था, और एक ऐसा मेंटरशिप कार्यक्रम जिसने दर्जनों अस्पतालों की महिला सर्जनों की पूरी पीढ़ी को प्रशिक्षित किया था। वो उचित रूप से चुपचाप संस्थागत संकट प्रबंधन के मोर्चे से पीछे हटना शुरू कर सकती थी और उस थकाऊ लड़ाई को युवा हाथों को सौंप सकती थी जो उसे आगे ले जाने के लिए बेहतर तरीके से तैयार थे। उसने एक पल के लिए भी पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा। मार्च की शुरुआत में जब बंबई में ही पहले पुष्ट मामले सामने आने लगे तो अस्पताल की संकट प्रबंधन समिति की जल्दबाजी में बुलाई गई बैठक में उसने कहा, मैं जानती हूं कि यह क्या रूप लेने वाला है। उसकी आवाज में एक ऐसी तात्कालिकता थी जो 2 दशकों के उसके नपे तुले, सतर्क नेतृत्व में प्रशासकों ने शायद ही कभी सुनी थी। मैंने इतनी महामारी संबंधी एपिडेमियोलॉजिकल इतिहास का अध्ययन किया है कि आने वाले समय के खतरे को पहचान सकूं, और मैं आपको पूरी निश्चितता के साथ बता रही हूं, जो हमारे पास इस समय उपलब्ध डेटा से पूरी तरह साबित नहीं हो सकता, कि हमें अपने वर्तमान बुनियादी ढांचे की क्षमता से कहीं ज्यादा बड़े स्तर के संक्रमण के लिए तैयारी शुरू करनी होगी। ऑक्सीजन की आपूर्ति, वेंटिलेटर की क्षमता, आइसोलेशन वार्ड में बदलाव, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE किट का भंडारण। मैं चाहती हूं कि इस हफ्ते इन चारों पर काम शुरू हो जाए, अगले महीने नहीं, क्योंकि अगले महीने पूरा देश ठीक इन्हीं संसाधनों के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रहा होगा। उन शुरुआती हफ्तों में उसे जिस अविश्वास का सामना करना पड़ा वो लगभग उसी अविश्वास से मिलता जुलता था जो उसे याद था कि उसके पुराने जीवन के सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों ने अपनी महामारी के शुरुआती महीनों में झेला था। प्रशासक एक ऐसे खतरे के खिलाफ दुर्लभ संसाधनों को झोंकने में आनाकानी कर रहे थे जो देश की शुरुआती गिनती के अनुसार अभी सांख्यिकीय रूप से मामूली था। सहकर्मी जिन्हें उसकी तात्कालिकता उपलब्ध साक्ष्यों के मुकाबले ज्यादा लगी, और एक व्यापक सार्वजनिक चर्चा जो उभरते हुए संकट को एक दूरदराज की, नियंत्रित करने योग्य समस्या के रूप में देख रही थी, न कि एक ऐसी व्यवस्थागत पूरे समाज की परीक्षा के रूप में जो वास्तव में वह तेजी से बनती जा रही थी। उस पहले महीने की इंक्रीजिंगली तनावपूर्ण बजट चर्चाओं के दौरान मेडिकल सुपरवाइजर ने कहा था, डॉक्टर कुलकर्णी, आप इस अस्पताल से मौजूदा मरीजों की देखभाल से संसाधन हटाकर एक भविष्यवाणी के आधार पर इस्तेमाल करने के लिए कह रही हैं, जो किस आधार पर है, ठीक ठीक बताइए। हमारे अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा समीक्षा किए गए हर महामारी मॉडल से एक काफी नियंत्रित रास्ते का संकेत मिलता है, न कि उस रास्ते का जिसका आप वर्णन कर रही हैं। एपिसोड 73। अनन्या ने कहा, मैं आपसे इस विभाग के 28 वर्षों के परिणामों के रिकॉर्ड पर भरोसा करने के लिए कह रही हूं, और एक पेशेवर फैसले पर जो आपके अस्पताल के औपचारिक मूल्यांकन के अनुसार गलत होने की तुलना में कहीं ज्यादा बार सही साबित हुआ है।
मैं समझती हूँ कि मैं इस चेतावनी के पीछे की विशिष्ट निश्चितता को हम दोनों में से किसी के भी पास उपलब्ध किसी भी मॉडल के माध्यम से पूरी तरह से सही नहीं ठहरा सकती। मैं आपसे वही भरोसा दिखाने के लिए कह रही हूँ जो इस संस्थान ने मुझे 30 साल पहले अपने दम पर एक आपातकालीन स्प्लेनेक्टमी तिल्ली की सर्जरी करने की रात दिया था, क्योंकि किसी चिकित्सक के फैसले पर भरोसा न करने का विकल्प अक्सर उन संसाधनों से कहीं अधिक महंगा साबित होता है जिन्हें भरोसा वास्तव में मांगता है। अस्पताल प्रशासन, जो एक तरफ बढ़ती हुई खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय खबरों से और दूसरी तरफ अनन्या की खुद की जमा की हुई संस्थागत विश्वसनीयता से थक चुका था, ने आखिरकार उन तैयारियों को मंजूरी दे दी जिनकी उसने मांग की थी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद को उस आसन्न राष्ट्रीय कमी से महीनों पहले तेज कर दिया गया, जिसके कारण अप्रैल तक देश भर के अस्पतालों को उस आपूर्ति की तलाश में भटकना पड़ा जिसे अनन्या के विभाग ने बहुत पहले ही सावधानी से सुरक्षित कर लिया था। एक कम इस्तेमाल होने वाले प्रशासनिक विंग को एक समर्पित आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया गया और एक रोटेटिंग स्टाफिंग प्रोटोकॉल तैयार किया गया जो विशेष रूप से उस तरह के कार्यबल पतन वर्कफोर्स कोलैप्स को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था जिसे उसे अपने पुराने जीवन के बाद के चिकित्सा ज्ञान से याद था, जब स्वास्थ्य सेवाकर्मी खुद बड़ी संख्या में बीमार पड़ने लगे थे। मार्च के अंत में जब देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई, तब अनन्या का विभाग शहर के सबसे अच्छी तरह से तैयार किए गए ट्रॉमा और क्रिटिकल केयर यूनिट्स में से एक था। एक ऐसा तथ्य जिसने आने वाले हफ्तों में एक तरफ तो उस अभिभूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली से सच्ची कृतज्ञता खींची जो अपनी बची हुई क्षमता की तरफ मरीजों को बेताब होकर भेज रही थी, और दूसरी तरफ इस बात की असहज जांच को भी जन्म दिया कि आखिर कैसे एक अकेली विभाग प्रमुख ने डेटा उपलब्ध होने से इतने महीने पहले ही संकट का अंदाजा लगा लिया था। उन महीनों में उसके पास इस जांच पड़ताल की चिंता करने का समय नहीं था। उसकी सीधी कमान के तहत अस्पताल की ट्रॉमा और सामान्य सर्जिकल क्षमता को तेजी से क्रिटिकल केयर में बदल दिया गया था, और उसकी अपनी बड़ी सर्जिकल कुशलता एक ऐसी भूमिका की ओर मुड़ गई थी जिसे उसने अपनी रेजिडेंसी के शुरुआती वर्षों के बाद से इस तीव्रता के साथ नहीं निभाया था। हाथों से की जाने वाली, थका देने वाली, बेहद कठिन फ्रंटलाइन देखभाल, उन मरीजों को इंटुबे करना जिनका ऑक्सीजन स्तर किसी भी मास्क के सहारे से परे गिर चुका था, और एक ऐसे केसलोड को संभालना जो अगले 8 महीनों के दौरान उसके पुराने जीवन के करियर के सबसे बुरे दौर की उसी बेरहम अटूट लय में धुंधलाता चला गया। महामारी की क्रूर पहली लहर के दौरान डॉक्टर राव ने एक से ज्यादा बार उससे कहा, अपनी इस उम्र में इस तरह के संक्रमित वार्ड में आपको वार्ड राउंड नहीं करने चाहिए। अनन्या, उनका अपना ठीक हो चुका लेकिन अभी भी सावधानी से निगरानी किया जाने वाला दिल उनकी चिंता को एक तीखापन देता था जिसे अनन्या पूरी तरह समझती थी, भले ही उसने उनके द्वारा उठाए गए तर्क के हर रूप को मानने से इनकार कर दिया था। आप 62 वर्ष की हैं, एपिसोड 74 अनन्या, और आपके पास व्यक्तिगत रूप से इस वायरस के संपर्क में आने का कोई तुक नहीं बनता है, जबकि आपने एक ऐसा पूरा विभाग प्रशिक्षित किया है जो आपके बिना फ्रंटलाइन का काम संभालने में सक्षम है। अनन्या ने कहा, मैंने इस विभाग को विशेष रूप से इसलिए गढ़ा है ताकि इसे कभी किसी से ऐसा काम मांगने की जरूरत न पड़े जिसे करने के लिए मैं खुद सबसे पहले तैयार न रहूं। मैं अब इन हालात में उस सिद्धांत को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उस पर टिके रहने की कीमत आखिरकार केवल असुविधाजनक होने के बजाय व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण हो गई है। मैं आपको वचन देती हूं कि मैं सावधानी बरत रही हूं, अरुण। मैं आपको यह वचन नहीं दे रही हूं कि मैं पीछे खड़ी रहूंगी और अपने ही रेजिडेंट्स को वह बोझ उठाते देखूंगी जिसे उठाने से मना करने के लिए मैंने अपना पूरा करियर समर्पित कर दिया था। वो महामारी की दूसरी लहर में अपने 53वें 63वें वर्ष में खुद इस वायरस की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि यह एक मध्यम प्रकार का मामला था जिसने उसे 11 दिनों तक अस्पताल में रखा, बजाय उन अत्यधिक गंभीर मामलों के जिन्होंने उन क्रूर महीनों में उसके द्वारा प्रशिक्षित और दशकों तक मेंटर किए गए कई सहकर्मियों की जान ले ली थी। ऐसे नाम जो उसके निजी दुख में एक कभी न लंबी होने वाली सूची से जुड़ गए जिसे वह अपने पुराने जीवन के आखिरी थके हुए वर्षों के नुकसानों से पूरी तरह अलग करने में असमर्थ पा रही थी। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान डॉक्टर काम्बले ने उससे बीच में कहा, जो अब अपने 70 के दशक में अच्छी खासी उम्र की थी लेकिन अपने ही आग्रह पर किसी भी वरिष्ठ सहकर्मी के अस्पताल में भर्ती होने पर उसकी देखभाल खुद कर रही थी। यह एक ऐसा शिष्टाचार था जो उन्होंने अनन्या को 25 साल से भी ज्यादा पहले एक बिल्कुल अलग संकट के दौरान निभाया था। तुम मेरी अब तक की सबसे खराब मरीज हो। तुम आराम करने के बजाय अपनी ऑक्सीजन जरूरत के रुझानों की समीक्षा करने की कोशिश में लगी रहती हो, जैसा मैंने निर्देश दिया था। अनन्या ने स्वीकार किया, पुरानी आदतें। हालांकि उसने डॉक्टर काम्बले के सख्त इंसिस्टेंट अधिकार के आगे आखिरकार पूरी तरह आत्मसमर्पण करते हुए पाया कि उसका एक हिस्सा 25 साल पहले की डरी हुई दृढ़निश्चयी मरीज की तुलना में अब कहीं ज्यादा थका हुआ, चुपचाप,
ईमानदारी से इस बात के लिए आभारी था कि आखिरकार कोई तो उसे सब कुछ खुद प्रबंधित करना बंद करने और किसी दूसरे के सक्षम हाथों को ये बोझ उठाने देने का निर्देश दे रहा था। वो पूरी तरह से ठीक हो गई। डॉक्टर काम्बले की शुरुआती लंबी कॉन्वलेसेंस स्वास्थ्य लाभ की सलाह के खिलाफ जाकर 6 हफ्ते बाद फिर से वार्ड में लौट आई और यह पाया, जब वह काव्या नायर के सावधानीपूर्वक सक्षम कार्यवाहक नेतृत्व के तहत काम करना जारी रखने वाले विभाग में वापस पहुंची, कि उस विभाग ने अनन्या को एक उग्र, जटिल गर्व से भर दिया था। महामारी ने अपने विनाशकारी तरीके से एक ऐसा अंतिम और पूर्ण उत्तर दे दिया था जिसे वह विभाग प्रमुख के रूप में लगभग 2 दशकों से खुद से पूछ रही थी। काव्या ने डिपार्टमेंट की कमान औपचारिक रूप से अनन्या को सौंपने वाली बैठक के दौरान उससे कहा, आपने कुछ ऐसा बनाया जो आपके बिना भी जिंदा रह गया। डॉक्टर कुलकर्णी, मैं चाहती हूं कि आप समझें कि इसका वास्तव में क्या अर्थ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि संकट के दौरान आपने खुद को इसे पूरी तरह से दर्ज करने दिया। इस विभाग ने राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय से औपचारिक मान्यता प्राप्त मानक पर बिना आपके 6 सप्ताह की अनुपस्थिति के 8 महीने का महामारी प्रतिक्रिया संचालन चलाया। आपके द्वारा बनाया गया हर प्रोटोकॉल, हर प्रशिक्षण कार्यक्रम, हर संस्थागत स्मृति जिसे आपने अपने दिमाग में बंद रखने के बजाय दस्तावेजीकरण करने पर जोर दिया, सब कुछ टिक गया। यह कोई किस्मत नहीं है डॉक्टर कुलकर्णी, यह वही है जो 30 साल के सोच समझकर किए गए संस्थागत निर्माण का हमेशा से मतलब था। एपिसोड 75। अनन्या काव्या की बात पर एक लंबी पल के लिए चुपचाप बैठी रही। उसने महसूस किया कि कुछ अपनी जगह पर ठीक वैसे ही बैठ गया है जिसे उसने धीरे धीरे पहचाना, एक जीवन के सावधानीपूर्वक किए गए काम की पूरी जटिल संतुष्टि जो अंततः पूरी तरह से खुद को सही साबित कर रही थी। किसी एक नाटकीय मामले में नहीं, किसी एक पुरस्कार या प्रकाशन में नहीं, बल्कि इस शांत निरंतर प्रमाण में कि इस दूसरे जीवन के 5 दशकों में उसने जो कुछ भी बनाया था वो अंततः और पूरी तरह से इतना मजबूत हो गया था कि उसके बिना भी खड़ा रह सके। उसने अंत में कहा, मुझे लगता है कि अब इस बारे में गंभीरता से चर्चा शुरू करने का समय आ गया है कि इस विभाग का अगला नेतृत्व कौन संभालेगा। काव्या, आज नहीं, शायद इस साल नहीं, लेकिन मैं चाहती हूं कि बातचीत शुरू हो, क्योंकि पिछले 6 हफ्ते में आपने जो हासिल किया है उसे देखकर मेरा मानना है कि इस विभाग का भविष्य उन हाथों में काफी सुरक्षित है जिन्हें मैं पहले ही काफी अच्छी तरह से खुद को साबित करते हुए देख चुकी हूं, बनिस्बत इसके कि मैं सिर्फ इसलिए इस पद को पकड़े रहूं क्योंकि इसे मैंने बनाया था। काव्या के चेहरे पर घबराहट सी छा गई। आप रिटायर नहीं हो रही है? एक छोटी सी सच्ची मुस्कान के साथ अनन्या ने कहा, अभी नहीं, लेकिन लगभग 50 वर्षों के एक ऐसे जीवन के बाद जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी, मैं आखिरकार यह समझने लगी हूं कि मैंने जो कुछ भी बनाया है उसका सबसे बड़ा पैमाना यह नहीं है कि मैं व्यक्तिगत रूप से इसके केंद्र में कितने लंबे समय तक खड़ी रहती हूं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मेरे आखिरकार अंततः पीछे हट जाने के बाद भी यह कितनी पूरी तरह से ठीक वैसे ही आगे बढ़ता है जैसा इसे होना चाहिए। 5 साल बाकी थे, एक ऐसे हिसाब से जो महामारी के क्रूर परिवर्तनकारी महीनों के पार जाने के बाद उसे डराने की अपनी लगभग सारी बची हुई ताकत खो चुका था। उस शाम शहर से गुजरते हुए, जो संकट के सबसे बुरे महीनों के बाद धीरे धीरे सावधानी से खुद को फिर से खड़ा करना शुरू कर रहा था, उसने पाया कि वह अपने दोनों में से किसी भी जीवन में पहली बार अंत के आने वाले विचार से पूरी तरह और ईमानदारी से शांति महसूस कर रही थी। इसलिए नहीं कि उसने बाकी बचे हर दिन की कद्र करना छोड़ दिया था, बल्कि इसलिए कि उसने आखिरकार अपने आप से पूरी तरह साबित कर दिया था कि वे दिन हमेशा से किस चीज की ओर बढ़ रहे थे। एपिसोड 76। औजार सौंपना। जब अनन्या ने आखिरकार खुद को पूरी तरह से यह निर्णय लेने की अनुमति दी, तो यह एक ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय से बहुत कम ड्रामे के साथ सामने आया जिसकी उसने कभी कल्पना की होगी। कोई एक नाटकीय मामला नहीं, कोई अचानक स्वास्थ्य संकट उसके हाथ बांधने वाला नहीं, बल्कि उसके 66वें वर्ष की एक शांत मंगलवार की सुबह जब उसने विभाग की आगामी सर्जिकल अनुसूची शेड्यूल को देखा, तो उसने अपना नाम 3 ऐसे ऑपरेशनों के लिए सूचीबद्ध देखा जिन्हें उसने अपने पूरे करियर में इतनी सैकड़ों बार किया था कि उस शेड्यूल को पढ़ने पर वह एक सक्रिय पेशेवर प्रतिबद्धता की तुलना में एक आरामदायक, अच्छी तरह से निभाए जाने वाले अनुष्ठान की तरह महसूस हुआ, और पूरी तरह से सहज स्पष्टता के साथ समझ गई कि वो इसके लिए तैयार थी। उसने उस शाम डॉक्टर राव से कहा, मैं इस शैक्षणिक वर्ष के अंत में रिटायर होना चाहती हूँ। उसने उनकी प्रतिक्रिया में आश्चर्य के किसी भी संकेत को देखने के लिए उनके चेहरे को ध्यान से देखा, जिसकी उसे आधी उम्मीद थी। हालांकि उसने इसके बजाय एक शांत, धैर्यवान स्वीकृति जैसी चीज महसूस की, एक ऐसे पुरुष की विशेष अभिव्यक्ति जिसने लगभग 40 साल के वैवाहिक जीवन में अपनी पत्नी के फैसलों को उनके जोर से बोलने से बहुत पहले ही पढ़ना सीख लिया था। उन्होंने स्वीकार किया, मैं सोच रहा था कि तुम आखिरकार यह कब कहोगी।
महामारी के बाद से तुम अलग हो गई हो, अनन्या। कमजोर नहीं, बस संतुलित, एक ऐसे तरीके से जिसे मैंने पहले कभी तुम में नहीं देखा था। मुझे लगता है कि आखिरकार तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ी कि तुम किस चीज में सक्षम हो। अनन्या ने कहा, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही है। मैंने किसी चीज को बनाने में लगभग 50 साल बिताए हैं। मुझे यकीन नहीं है कि मैंने कभी खुद से भी पूरी तरह से स्पष्ट किया था कि वह कुछ वास्तव में क्या था। सफलता, निश्चित रूप से, और अकाट्य होना, और एक ऐसी विरासत जो मुझसे भी आगे तक चले। मुझे लगता है कि मैं आखिरकार समझ गई हूँ, यहाँ पहुंचकर, कि वह वास्तविक चीज हमेशा से बस यही थी। एक ऐसे बिंदु पर पहुंचना जहां मैं काम को पूरी तरह से और बिना किसी डर के नीचे रख सकूं, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि यह मेरे केंद्र में खड़े हुए बिना भी ठीक वैसे ही जारी रहेगा। 3 सप्ताह बाद विभाग को दिए गए औपचारिक ऐलान ने एक ऐसी प्रतिक्रिया दी जिसकी अनन्या ने पूरी तरह से उम्मीद नहीं की थी। वह राहत या पेशेवर पुनर्गणना नहीं जिसकी उम्मीद वह अपने लंबे समय से सेवा दे रहे प्रमुख को खोने की तैयारी कर रहे विभाग से करती, बल्कि एक सच्चे, सामूहिक शोक के करीब कुछ था, जिसे आने वाले हफ्तों में दर्जनों छोटे, अनियोजित हाव भावों के माध्यम से व्यक्त किया गया। उसके अंतिम ऑपरेशनल लिस्ट से पहले व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने के लिए दूसरे शहरों से आने वाले पूर्व रेजिडेंट, जूनियर स्टाफ के सदस्य जो चुपचाप उसके आखिरी कुछ मामलों को देखने का अनुरोध कर रहे थे ताकि बाद में ये कह सके कि उन्होंने उसके रुकने से पहले उसे कम से कम एक बार ऑपरेट करते देखा था। विभाग के अगले प्रमुख के रूप में काव्या नायर की औपचारिक नियुक्ति, एक ऐसा फैसला जिसे अनन्या ने काफी और जानबूझकर अनुशासन के साथ चयन समिति के हाथों में पूरी तरह से छोड़ दिया था, बिल्कुल उसी तरह खुद को अलग करते हुए जैसे उसने एक बार मीरा के अपने रेजिडेंसी आवेदन से पूरी तरह से किया था, बिना अपने खुद के झुकाव के किसी भी वजन के सही नतीजे पर पहुंचने के लिए प्रक्रिया पर भरोसा करते हुए उसी सप्ताह घोषित की गई। और अनन्या ने काव्या को एक शांत, चुपचाप अभिभूत कृतज्ञता के साथ खबर प्राप्त करते हुए देखकर उसी सम्मेलन कक्ष में 23 साल पहले उसी पद पर अपनी खुद की नियुक्ति की एक प्रतिध्वनि पाए, उसी भारी, अनिश्चित विशेषाधिकार को एक ऐसे मेंटर से विरासत में लेते हुए जिसके बारे में उसने कभी विश्वास किया था कि वह कभी उसकी पर्याप्त रूप से भरपाई नहीं कर पाएगा। घोषणा के शांत परिणाम में काव्या ने कार्यालय में अनन्या को अकेले पाते हुए स्वीकार किया, मुझे नहीं पता कि मैं इसके लिए तैयार हूं या नहीं, डॉक्टर कुलकर्णी, आपने इस विभाग को कुछ असाधारण बना दिया है। मुझे समझ नहीं आता कि हर दिन ऐसा महसूस किए बिना इसका अनुसरण कैसे करूं कि मैं सिर्फ आपकी विरासत का प्रबंधन कर रही हूं, न कि वास्तव में कुछ अपना खुद का बना रही हूं। एपिसोड 77। अनन्या ने उस डर को तुरंत और पूरी तरह से पहचान लिया, वही ठीक वैसा ही डर जो उसने एक बार डॉक्टर केलकर से इसे विरासत में लेते हुए इसी कार्यालय में लाया था, ये चिंता करते हुए कि वह अपना पूरा कार्यकाल किसी और के दृष्टिकोण को बनाए रखने में ही बिता देगी बजाय इसके कि वह अपना खुद का खोज सके। अनन्या ने कहा, डॉक्टर केलकर ने मुझे कार्यालय सौंपने के दिन एक बात कही थी जिस पर मैंने कई सालों तक पूरी तरह से विश्वास नहीं किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि उस समय तक मैं उनके मेंटरशिप से काफी आगे निकल चुकी हूं और उस पल के बाद से सब कुछ उल्टा होने के बजाय मुझसे सीखना होगा। मैंने उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने मान लिया कि यह सिर्फ एक उदार प्रोत्साहन था। 23 वर्षों के बाद पीछे मुड़कर देखने पर अब मैं समझती हूं कि वो कुछ पूरी तरह से सच कह रहे थे। काव्या, आप मेरा कार्यकाल मेरी विरासत को संभालने में नहीं बिताने जा रही है। आप ये पता लगाने में बिताने जा रही हैं कि आपके अपने हाथों में यह विभाग वास्तव में क्या बनता है, जो मेरे द्वारा छोड़ी गई किसी भी नींव से निर्देशित हो, लेकिन अंत में ऐसे अंतःप्रेरणा, इंस्टिंक्ट्स और निर्णय और दृष्टि से निर्मित हो जो पूरी तरह से आपके अपने हों। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैंने इसे अपने साथ होते देखा है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह आपके साथ भी होगा। उसका अंतिम ऑपरेटिंग दिन मार्च के अंत में एक गर्म सुबह आया और उसने जानबूझकर इसे किसी विस्तृत, औपचारिक अंतिम मामले को करने के बजाय साधारण, अनग्लैमरस सर्जरी के साथ बिताने का विकल्प चुना, जिसने उसके वास्तविक करियर के बहुत बड़े हिस्से को भर दिया था। एक 40 वर्षीय दुकानदार पर एक सीधी लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी, एक ऐसा मामला जिसे वो किसी भी सक्षम तीसरे वर्ष के रेजिडेंट को सौंप सकती थी, लेकिन जिसे वो इस अंतिम सुबह के लिए खुद करना चाहती थी। एक बार फिर उसी सावधानीपूर्वक, बिना किसी जल्दबाजी के ध्यान के साथ जो उसने उन हजारों ऑपरेशनों में से हर एक को दिया था जो उससे पहले हुए थे। उसके हाथ परिचित अनुक्रम के माध्यम से चले, ट्रोकार प्लेसमेंट, कैलोट के त्रिकोण की सावधानीपूर्वक विच्छेदन, किसी भी अपरिवर्तनीय कदम के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले सुरक्षा के महत्वपूर्ण दृश्य की पहचान, वह खास बिना जल्दबाजी के अनुशासन जिसने उसके पूरे सर्जिकल करियर को परिभाषित किया था, और उसने पाया, एक छोटे, साफ सबक्यूटेन्युलर टाँके के साथ अंतिम पोर्ट साइट को बंद करते हुए,
कि इस अंतिम साधारण मामले को पूरा करते हुए उसे उस नाटकीय महत्वपूर्ण महत्व का अनुभव नहीं हुआ जिसकी वह कभी उम्मीद कर सकती थी, बल्कि कुछ काफी शांत और अधिक पूर्ण महसूस हुआ। एक काम को सही ढंग से किए जाने की साधारण संतुष्टि, ठीक वैसे ही जैसे उसने इसे लगभग 50 वर्षों और 2 पूरे जीवन में किसी न किसी रूप में किया था। विभाग ने उस शाम उसी सम्मेलन कक्ष में एक छोटी सी सभा का आयोजन किया, जहां उसने दशकों पहले डॉक्टर सालुके की सावधानीपूर्वक द्वेष से भरी आपत्ति के खिलाफ ट्रॉमा सर्जिकल प्रशिक्षण के लिए अपने आवेदन का बचाव किया था। एक ऐसा कमरा जिसने उसके करियर के दौरान उसके पेशेवर जीवन के बहुत सारे महत्वपूर्ण मोड़ों की मेजबानी की थी। इसलिए थिएटर में अपनी पिछली शांति के बावजूद एक अभ्यास सर्जन के रूप में उसमें एक आखिरी बार खड़े होने का एक ऐसा वजन था जिसे पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए उसे एक लंबा क्षण लगा। डॉक्टर केलकर, जो अब 90 के दशक के अच्छे खासे दौर में थे लेकिन अभी भी उल्लेखनीय रूप से मौजूद और इतने तेज थे कि उन्होंने शामिल होने पर जोर दिया था, सभा के शांत क्षणों के दौरान उसे मिल गए। उनका हाथ संक्षेप में गर्मजोशी से उसके कंधे पर टिका हुआ था। उन्होंने कहा, जिस अधिकार को वह अपने शुरुआती प्रशिक्षण वर्षों से याद करती थी, उसकी आवाज अब उतनी कमांडिंग नहीं थी, लेकिन इसके मूल दृढ़ में कोई कमी नहीं थी। जिस दिन मैंने आपको यह विभाग सौंपा था, मैंने आपसे कहा था कि मुझे उस सर्जन पर अत्यधिक गर्व है जो आप बन रही थी। आज मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं, कुलकर्णी, जिसे कहने के लिए मैंने लगभग 50 वर्षों तक सही तरीके से इंतजार किया है। जब मैं पहली बार आपसे मिला था तो मुझे विश्वास हुआ था कि मैं असामान्य प्रतिभा का गवाह बन रहा हूं, उस तरह की जो शायद शिक्षण के पूरे करियर में 1 या 2 बार ही दिखाई देती है। पिछले दशकों में आपके द्वारा बनाई गई हर चीज को देखने के बाद मुझे यह विश्वास हो गया है कि मैंने वास्तव में प्रतिभा से कहीं अधिक दुर्लभ चीज देखी थी। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसने बहुत जल्दी और बहुत पूरी तरह से ये तय कर लिया था कि वह अपने पीछे किस तरह की विरासत छोड़ना चाहती है, और फिर बिना किसी एक महत्वपूर्ण विचलन के एक पूरा जीवन बिताया, बिल्कुल वैसा ही निर्माण किया। मैं उस विशिष्ट प्रकार के निरंतर बिना विचलन के उद्देश्य के लिए सक्षम बहुत से लोगों को नहीं जानता। मैं बहुत आभारी हूं कि मेरा अपना करियर आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहा ताकि इसे सामने आते देख सकूं। एपिसोड 78। अनन्या ने महसूस किया कि उस परिचित कमरे में लगभग 5 दशकों के सहकर्मियों और पूर्व छात्रों के साथ खड़ी होकर उसका संयम आखिरकार पूरी तरह से जवाब दे गया, और उसने अपने दोनों में से किसी भी जीवन के कुछ ही पलों में से एक के लिए उस आदमी के एक साधारण बिना शब्दों के आक्रोश गले मिलने के अलावा कोई प्रतिक्रिया देने में असमर्थ पाया, जिसने इस दूसरे जीवन में किसी भी अन्य एकल आंकड़े की तुलना में उसे सिखाया था कि एक ही 2 सक्षम हाथों में अनुशासन और विनम्रता दोनों को एक साथ रखना वास्तव में क्या होता है। वो उस शाम डॉक्टर राव के साथ घर की ओर गाड़ी चलाकर गई। डॉक्टर रानाडे के कार्यालय का छोटा डेस्क, पंखा और 50 साल के करियर की हर दूसरी सावधानी से रखी गई यादगार चीजें इस जीवन के अगले अनियोजित अध्याय में संक्रमण के लिए सावधानीपूर्वक बक्सों में पैक की जा चुकी थी, और अपने शांत फ्लैट में एक वास्तविक संतुष्ट शांति के साथ पहुंची जिसे उसने अपने पूरे दूसरे जीवन को धीरे धीरे श्रमसाध्य रूप से पकड़ना सीखा था, और पाया कि वह अपने किसी भी जीवन में पहली बार आगे आने वाले किसी भी चीज के लिए पूरी तरह से तैयार थी। 4 साल बाकी थे, एक ऐसे हिसाब से जिसे वह अब गिनती के रूप में बिल्कुल नहीं मानती थी, बल्कि किसी भी मानव जीवन के अंतिम प्राकृतिक क्षितिज के रूप में ईमानदार उल्लेखनीय सच्चाई के रूप में मानती थी। उसने पाया, घर की उस अंतिम ड्राइव के आरामदायक सन्नाटे में अपने पति के बगल में बैठे हुए, कि उसने आखिरकार जो भी वो अंत में निकला उसके साथ पूरी तरह से कृतज्ञतापूर्वक शांति महसूस करने के लिए सटीक संख्या जानने की आवश्यकता को पूरी तरह से रोक दिया था। एपिसोड 79। निदान सेवानिवृत्ति के शुरुआती महीने अनन्या की उम्मीद से कहीं अधिक भ्रमित करने वाले साबित हुए। यह उनके अपने ऑपरेशन कक्ष के आखिरी दिन से घर लौटते समय महसूस हुई उस मानसिक तैयारी की शांतिपूर्ण और व्यवस्थित निरंतरता नहीं थी, बल्कि एक ऐसा वास्तविक और कभी कभी परेशान करने वाला समायोजन था जो उस जीवन से अलग था जिसने लगभग 50 वर्षों तक उनके जागने के घंटों की एक विशिष्ट और अथक लय को संरचित किया था। अनन्या ने सेवानिवृत्ति के 4 महीने बाद प्रिया से स्वीकार किया, जब दोनों एक ऐसी अनौपचारिक सुबह की इत्मीनान से भरी कॉफी के लिए मिली थी जिसकी अनुमति दोनों में से किसी के भी कामकाजी जीवन ने पहले कभी नहीं दी थी। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी सुबह के साथ क्या करूं। मैं अभी भी पूरी आदत के कारण 5 बजे उठ जाती हूं और फिर पाती हूं कि जाने के लिए मेरे पास वास्तव में कोई जगह नहीं है, प्रिया ने कहा,
उस हल्की और सौम्य आत्मीयता के साथ जो बाल चिकित्सा के अपने अभ्यास से 2 साल पहले सेवानिवृत्ति के अपने दौर को पार कर चुकी थी और ठीक इसी तरह के भटकेपन के उस पार से निकलकर एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी थी जिसे वे अब अपने पूरे वयस्क जीवन का सबसे शांतिपूर्ण दौर बताती थी। इसे थोड़ा समय दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ अनन्या, ये खालीपन खुद ब खुद उन चीजों से भर जाता है जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम उनकी कमी महसूस कर रही थी। अब मैं अपनी सुबह बगीचे में बिताती हूँ। मैंने अपने 40 साल के करियर में एक बार भी नहीं सोचा था कि मुझे टमाटर के पौधों की परवाह होगी। अब मैं उनकी बहुत परवाह करती हूँ। अनन्या ने आने वाले वर्ष में इसे भरने का अपना ही एक तरीका ढूंढ लिया, अपनी अब वयस्क बेटी के साथ उनके रिश्ते में एक अनौपचारिक और वास्तविक गहराई, जिसने अपनी खुद की रेजिडेंसी के वर्षों के बाद एक साथी सर्जन से शादी कर ली थी और अपना खुद का परिवार शुरू कर दिया था, जिससे अनन्या को एक पोते अर्जुन के रूप में एक विशेष और अप्रत्याशित आनंद मिला। अर्जुन का अपनी दादी के प्रति आनंदमय और सीधा स्नेह उन भारी अपेक्षाओं से मुक्त था जिन्होंने अनजाने में ही सही उस बेटी के पालन पोषण के सबसे गर्म पलों पर भी अपनी छाया डाल दी थी, जिसके बारे में अनन्या के मन में हमेशा से यह शांत सी चिंता रही थी कि कहीं वह अपनी मां की भारी प्रतिष्ठा के आगे दब न महसूस करे। उन्होंने ये भी पाया कि एक ऐसी भूमिका में उद्देश्य का एक बिल्कुल नया आयाम जुड़ गया है जिसे पूरी तरह से जीने के लिए उनके पास पहले कभी इतना फुर्सत का समय नहीं था। वो दशकों पहले उनके द्वारा शुरू किए गए मेंटरशिप कार्यक्रम की अनौपचारिक सलाहकार बन चुकी थी। अब वह अपना पूरा समय और बिना किसी जल्दबाजी के दोपहर का वक्त उन युवा महिलाओं के साथ बिताने के लिए स्वतंत्र थी जो अभी अभी अपने सर्जिकल करियर की शुरुआत कर रही थी। वो धैर्यवान और उदार ध्यान दे रही थी जिसे उनके अपने कामकाजी जीवन में औपचारिक मेंटरशिप सत्र के निर्धारित घंटों से आगे बढ़ाने की अनुमति शायद ही कभी मिलती थी। यह उन्हीं साधारण और सामान्य महीनों में से एक था जब वह अपने 68वें वर्ष में थी और उन्होंने एक ऐसे लक्षण को महसूस किया जो आने वाले हफ्तों में उनके द्वारा बनाई गई इस दूसरी जिंदगी के पूरे शेष हिस्से को एक नए सांचे में ढालने वाला था, जिसे उन्होंने इतनी सावधानी और विचारशीलता के साथ गढ़ा था। इसकी शुरुआत एक लगातार रहने वाली हल्की थकान से हुई थी, जिसे उन्होंने शुरुआत में तो पोते की मांग वाली और जीवंत ऊर्जा से तालमेल बिठाने की सामान्य थकावट मान लिया था, लेकिन ये सामान्य थकान की तरह आराम करने से ठीक नहीं हुई। इसके विपरीत आने वाले महीने में इसके साथ पेट के निचले हिस्से में एक सुस्त और लगातार रहने वाला दर्द तथा भूख में धीरे धीरे और स्पष्ट कमी आने लगी, जिसे उनके अपने नैदानिक क्लिनिकल अनुभवों ने एक ठंडी और जानी पहचानी निश्चितता के साथ पहचान लिया। यह उसी पैटर्न का हिस्सा था जिसे गंभीर रूप से लेना उन्होंने अपने पूरे करियर में किसी भी ऐसे मरीज को देखते ही सीख लिया था जो उनके सामने बैठा हो। उन्होंने पूरी सावधानी और उसी डेलिबरेट थॉरनेस के साथ खुद ही अपनी जांच का समय तय किया, जिसके साथ उन्होंने दशकों पहले फरीदा शेख के असामान्य लक्षणों के मामले को संभाला था। उन्हें पहले टेस्ट का परिणाम आने से पहले ही यह बात समझ आ गई थी कि वे किस तरह की बीमारी की पुष्टि होने से सबसे अधिक डर रही थी। CA 125, CA 125 का परिणाम बढ़ा हुआ आया। पेल्विक अल्ट्रासाउंड से एक जटिल डिम्बग्रंथि ओवेरियन द्रव्यमान मास का पता चला, जिसके किनारे अनियमित थे, और इसमें वे विशिष्ट चिंताजनक विशेषताएं थीं जिन्हें उनके अपने दशकों के सर्जिकल अनुभव ने तुरंत पहचान लिया था कि इसके सौम्य बनाइन होने की तुलना में घातक मलिग्नेंट होने की संभावना काफी अधिक थी। इसके बाद जो CT स्कैन हुआ उसने उस बात की पुष्टि कर दी जिसे उन्होंने उस समय तक पहले ही निजी तौर पर और चुपचाप स्वीकार कर लिया था, ओवेरियन कैंसर। इसके निष्कर्षों से यह संकेत मिला कि बीमारी केवल अंडाशय तक सीमित न रहकर आसपास के पेरिटोनियम तक फैल चुकी थी। उस दशक के स्टेजिंग मानदंडों के अनुसार यह स्थिति उन्हें सबसे शुरुआती और आसानी से इलाज योग्य चरण की तुलना में काफी अधिक उन्नत एडवांस और गंभीर श्रेणी में रखती थी। उन्होंने उस शाम घर के एकांत में डॉक्टर राव को ये बात बताई। उन्होंने अपने शब्दों का चयन उसी सावधानी और क्लिनिकल सटीकता के साथ किया जो वे हमेशा से कठिन समाचार देने के लिए अपनाती थीं, यहाँ तक कि आज भी, और वह भी उनसे बात करते समय। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे ओवेरियन कैंसर है, और उनके चेहरे को बहुत ध्यान से देखने लगी कि वे शब्द कैसे उतर रहे हैं। इमेजिंग के आधार पर यह एडवांस स्टेज है, संभवतः स्टेज 3, और संभवतः पेरिटोनियल फैलाव भी शामिल है। ये बिल्कुल सटीक रूप से जानने के लिए कि यह कितना फैला है, मुझे सर्जिकल स्टेजिंग करानी होगी और उसके बाद लगभग निश्चित रूप से कीमोथेरेपी की आवश्यकता होगी। मैं चाहती थी कि आप ये बात सीधे और पूरी तरह से मुझसे सुने, न कि टुकड़ों में नरमी से बताई जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप भी मुझसे वही ईमानदारी चाहेंगे जो मैंने हमेशा अपने मरीजों को दी है। डॉक्टर राव एक लंबी खामोश क्षण के लिए चुप रहे।
अनन्या ने अपने पति के संयम के हर उतार चढ़ाव को पढ़ना सीखने में बिताए गए लगभग 40 साल के अपने उस विशेष और असहाय स्नेह के साथ देखा कि निदान का पूरा बोझ उन पर कैसे छा गया। यह अविश्वास नहीं था, नहीं वह निराशाजनक सौदेबाजी थी जिसे उन्होंने अपने करियर में कई परिवारों में देखा था, बल्कि यह कुछ ऐसा था जो कहीं अधिक कच्चा और प्रत्यक्ष था। एक ऐसे पुरुष का व्यक्तिगत आतंक जो अपने दिल की बीमारी के कारण एक बार पहले भी लगभग उन्हें खो चुका था, और अब एक बिल्कुल अलग, अधिक लंबी और अनिश्चित प्रक्रिया में उन्हें खोने की संभावना का सामना कर रहा था। उन्होंने आखिरकार कहा, और उनकी आवाज में एक नियंत्रित दृढ़ता थी जिसे बनाए रखने के लिए अनन्या देख सकती थी उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी थी। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अनन्या ने कहा, मुझे ये चाहिए कि तुम मुझे इस मामले को उस तरह से संभालने दो जिस तरह से मैं किसी भी कठिन मामले को संभालना चाहूंगी, हर चरण में पूरी ईमानदारी के साथ, इस बात पर कि डेटा वास्तव में क्या दिखा रहा है और इसका क्या अर्थ है, इसे नर्म करके नहीं, मेरी सुविधा के लिए नहीं, क्योंकि मैंने 50 साल इस विश्वास के साथ बिताए हैं कि मरीज पूरी सच्चाई के हकदार है, और अब जब जीवन में पहली बार मैं खुद वो व्यक्ति हूं जिसे ये सुनने की सबसे अधिक आवश्यकता है, तो मैं इस विश्वास को त्यागने वाली नहीं हूं। और तुम्हें ये समझना होगा कि यह सर्जरी और यह इलाज मुझसे जो भी मांग करेगा, मैं इसे उसी अनुशासन के साथ लड़ने का इरादा रखती हूं जिसके बल पर मैंने एक कठिन समस्या से निपटने के लिए पूरे करियर की नींव रखी थी। 3 सप्ताह बाद गायनोकोलॉजिक ऑन्कोलॉजिस्ट कॉन्ट्रैक्टर डॉक्टर फराह कॉन्ट्रैक्टर, जिन्हें अनन्या ने खुद लगभग 2 दशक पहले प्रशिक्षित करने में मदद की थी, द्वारा सर्जिकल स्टेजिंग की गई। फराह ने इस ऑपरेशन को एक ऐसी सटीकता के साथ अंजाम दिया जिसे अनन्या ने अपने ही मामले की समीक्षा करते हुए एक दोहरे सचेतन भाव से देखा, जो सीधे तौर पर अनन्या की अपनी दशकों की सावधानीपूर्वक दी गई शिक्षा से उपजी थी। इससे स्टेज 3C ओवेरियन कैंसर की पुष्टि हुई, जिसमें पेरिटोनियल फैलाव इतना व्यापक था कि नैदानिक स्टेजिंग के साथ साथ एक आक्रामक डिबुलिंग प्रक्रिया, डीबल्किंग प्रोसीजर, की भी आवश्यकता थी। सर्जरी के पैथोलॉजी परिणामों के बाद हुई उस कठिन और सावधानी भरी बातचीत में डॉक्टर कॉन्ट्रैक्टर ने उनसे कहा, मैं आपके साथ पूरी तरह ईमानदार रहना चाहती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे आपने हम बाकी लोगों को अपने मरीजों के साथ ईमानदार रहना सिखाया है। डॉक्टर कुलकर्णी, यह एक एडवांस स्थिति है। मैं वो हासिल करने में सफल रही जिसे हम इष्टतम डिबुलिंग, ऑप्टिमल डीबल्किंग, कहते हैं। 1 सेंटीमीटर से बड़ा कोई भी दृश्य अवशेष रोग नहीं बचा है, जो आपको सबऑप्टिमल परिणाम की तुलना में काफी बेहतर पूर्वानुमान, प्रोग्नोसिस, देता है। लेकिन स्टेज 3C ओवेरियन कैंसर, एक उत्कृष्ट सर्जिकल परिणाम के बाद भी 5 साल की जीवित रहने की दर, सर्वाइवल रेट, को हमारे द्वारा पहचानी गई विशिष्ट ट्यूमर विशेषताओं के आधार पर आक्रामक कीमोथेरेपी के बाद लगभग 30 से 40% के दायरे में रखता है। एपिसोड 80 अनन्या ने उन आंकड़ों को उसी क्लिनिकल सटीकता के साथ आत्मसात किया जो उन्होंने अपने पूरे करियर में अनगिनत मरीजों को समान आंकड़े बताते समय अपनाई थी। उन्होंने एक अजीब, दोहरे स्पष्टता के साथ यह समझा कि आखिरकार उस तरह के ईमानदार, कठिन पूर्वानुमान के प्राप्तकर्ता के रूप में बैठने का क्या अर्थ होता है, जिसके लिए उन्होंने 5 दशक इस बात पर जोर देते हुए बिताए थे कि हर चिकित्सक का ये कर्तव्य है कि वो हर मरीज को सच्चाई बताए, भले ही वो सच कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। उन्होंने कहा, ईमानदारी के लिए धन्यवाद। मैं नहीं चाहती थी कि इसे किसी अन्य तरीके से बताया जाए। इसके बाद कीमोथेरेपी का दौर आया, कार्बोप्लाज्म, कार्बोप्लाटिन और पैक्लिटैक्सेल के 6 चक्र, जो अगले 5 महीनों में दिए गए। इसने अनन्या की सहनशक्ति, एंड्योरेंस, की परीक्षा एक ऐसे स्तर पर ली जो उनके दोनों जीवन के अनुभवों से पूरी तरह अलग था। ये किसी बड़ी दुर्घटना, मास कैजुअल्टी, के दौरान या किसी आपातकालीन ऑपरेशन की वो तीव्र, एड्रेनालाइन से तेज हुई सहनशक्ति नहीं थी, बल्कि यह पुरानी बीमारी की धीमी और कहीं अधिक कठिन सहनशक्ति थी। मितली, नौसिया, गहरी थकान और बालों का झड़ना जिसने उन्हें अपने दोनों जीवन में पहली बार अपनी ही परछाई के लिए वास्तव में अपरिचित बना दिया था। यह उस मजबूत, सक्षम शरीर, वो उपकरण जिसने उन्हें लगभग 5 दशक की अथक सर्जिकल उत्कृष्टता तक पहुंचाया था, को अस्थायी रूप से लेकिन पूरी तरह से ऐसा बनते देखने का एक खास मनोवैज्ञानिक बोझ था जिस पर वह अब पूरी तरह से भरोसा या नियंत्रण नहीं रख सकती थी। कीमोथेरेपी चक्रों के बीच के एक कठिन सप्ताह के दौरान अनन्या ने अपनी बेटी मीरा से कहा, जो अब खुद एक वरिष्ठ सर्जन थी और जो अपनी व्यस्त प्रैक्टिस और अपनी मां के बिस्तर के पास रहने के बीच अपना समय इस तरह विभाजित कर रही थी कि उनकी यह निष्ठा अनन्या को शब्दों से परे गहराई से छू गई। मैं अपने हर उस मरीज के बारे में सोचती रहती हूं जिन्हें मैंने कभी अपनी रिकवरी के प्रति धैर्य रखने के लिए कहा था। अपने जीवन के इस दौर में आकर मैं अब वास्तव में ये समझती हूं कि वो सलाह देना असल में उसे स्वीकार करने की तुलना में कितना आसान है। मीरा ने अपनी मां की गोद में चादर को ठीक करते हुए कहा,
फिर भी तुमने वो सलाह बहुत अच्छे से दी थी। मीरा ने अपनी सर्जिकल ट्रेनिंग के दौरान अपनी मां के कनिष्ठ और पेशेवर मानकों को व्यक्तिगत देखभाल के उतने ही सख्त मानकों में बदलना सीख लिया था। मैंने तुम्हें वर्षों तक डरे सहमे मरीजों को वही सटीक सलाह देते देखा है। तुम हमेशा उसका पूरा मतलब समझती थी, भले ही उस समय तुम पूरी तरह से यह नहीं समझ पाई थी कि उसे पाने वाले व्यक्ति पर उसका क्या असर होता है। मुझे लगता है कि यह किसी दूसरे के दुख के लिए कोई भी व्यक्ति सबसे ईमानदारी से दे सकता है, वह है सच्ची करुणा, कंपैशन, भले ही पूरी समझ न हो। अब तुम्हें वो समझ मिल गई है। मुझे नहीं लगता कि इससे वो करुणा कम हो जाती है जो तुमने हमेशा दी है। अनन्या ने अपने 68वें वर्ष में कीमोथेरेपी का अपना आखिरी चक्र पूरा किया। डॉक्टर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दी गई अनुवर्ती इमेजिंग, फॉलोअप इमेजिंग, जिसने उनकी देखभाल के हर चरण को परिभाषित किया था, में अवशिष्ट रोग, रेसिजुअल डिजीज, का कोई प्रमाण नहीं दिखा। डॉक्टर कॉन्ट्रैक्टर ने दृश्यमान और वास्तविक राहत के साथ इस स्टेजिंग से जो सबसे अच्छा परिणाम मिल सकता था, बताया। साथ ही उसी बातचीत में अनन्या को इस गंभीर वास्तविकता की याद भी दिलाई कि उन्नत ओवेरियन कैंसर में उत्कृष्ट शुरुआती प्रतिक्रिया के बाद भी बीमारी के वापस लौटने, रिकरेंस, का एक सार्थक जोखिम बना रहता है। अनन्या ने निदान और उपचार के हर पिछले चरण की तरह उसी नपी तुली क्लिनिकल शांति के साथ खबर को स्वीकार करते हुए कहा, मैं पूरी तरह समझती हूँ। मैंने एक पूरा करियर इन आंकड़ों का सही अर्थ समझने में बिताया है। मैं इस इलाज ने मुझे जो भी समय दिया है, उसके भीतर डर से कहीं अधिक कृतज्ञता के साथ जीने का इरादा रखती हूँ। मूल हिसाब से जो 3 साल बचे थे, वे अब एक ऐसी अनिश्चित समय सीमा में घुल चुके थे जिसे उन्होंने मापना ही छोड़ दिया था। इसके साथ ही अब एक शांत, नई और कहीं अधिक अनिश्चित समय सीमा आकार ले रही थी। इस बार कोई निश्चित संख्या नहीं, बल्कि एक गंभीर बीमारी का सफलतापूर्वक इलाज होने के बाद भी कभी पूरी तरह से और हमेशा के लिए दूर न होने की वो ईमानदार, सांख्यिकीय अनिश्चितता। बीमारी के महीनों के बाद बॉम्बे की एक चमकीली, साधारण धूप में, जो उन्हें अब लगभग असहनीय रूप से अनमोल महसूस हो रही थी, डॉक्टर कॉन्ट्रैक्टर के कार्यालय से बाहर निकलते हुए उन्होंने पाया कि उन्होंने इस पूरी दूसरी जिंदगी द्वारा लगभग 70 वर्षों तक धैर्यपूर्वक और बार बार सिखाई गई उस सीख को आखिरकार पूरी तरह से अपने भीतर उतार लिया था। सालों की कोई भी संख्या, चाहे वे कितनी भी सावधानी से गिनी गई हो या कितनी भी अनिश्चित क्यों न हो, वास्तव में कभी भी मुख्य बात नहीं रही थी। मुख्य बात हमेशा से केवल यही थी कि उन्होंने अंततः जितने भी वर्ष मिले हैं, उनके भीतर क्या निर्माण करने और किससे प्रेम करने का विकल्प चुना है। उस साधारण धूप में खड़े होकर उन्होंने पाया कि उनके पास अभी जितने भी साल शेष है, वे उन सभी को इसी सच्चाई के साथ पूरी तरह से जीने का इरादा रखती है। अगर ये दास्तान आपको पसंद आई हो, तो आर स्टोरी ऑफ ड्रीम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन यानी बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें।